हेलो बच्चों, हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी अगर परफेक्ट है तो एक बार थंब से रिप्रेजेंट कर दो। अगर ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी परफेक्ट है तो एक बार थंब से रिप्रेजेंट कर दो। बहुत बढ़िया, सुपर सुपर सुपर। वॉइस प्रॉपर आ रही होगी बेटा। हेलो हेलो, वॉइस मेरी तरफ से तो ओके है। अगर वॉइस परफेक्ट है, बस वॉइस बता दो। वॉइस परफेक्ट है तो एक बार थंब से रिप्रेजेंट कर दो अगर वॉइस परफेक्ट है तो। ओके सुपर, बस चालू कर देते हैं। ठीक है, सुपर। यही एनर्जी चाहिए, यही झमाझम एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो आज चालू करते हैं बेटा। डाइजेस्टिव सिस्टम का हम एक पार्ट फिनिश करने वाले हैं। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले पार्ट में हम बहुत सिस्टमेटिक वे में चलेंगे। पहले पार्ट में हम कवर करेंगे डाइजेस्टिव ट्रैक, पूरा उसका डायग्राम, उसकी ट्रांसफर सेक्शन, उसका प्रॉपर रेगुलेशन फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में हम कवर करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, भाई कौन कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और थर्ड राउंड में हम कवर करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। और इस 3 स्टेप के अंदर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम ब्रेन में सेट। क्लियर है बिल्कुल। तो पहला राउंड हमारा आज एंड हो जाएगा। सेकंड राउंड हो सकता है हम आज स्टार्ट कर दें। सॉरी, सेकंड राउंड हम आज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लास्ट लेक्चर में क्या हो गया था। अच्छा, आज क्या क्या कवर करने वाले हैं। एक तो एलिमेंट्री कैनाल का जो रिमेनिंग पार्ट था वो फिनिश करने वाले हैं आज। ठीक है, फिर ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल भी बोल सकते हो या गट बोल सकते हो। गट का ट्रांसफर सेक्शन या उसमें मिलने वाले लेयर्स। ठीक है, सारे लेयर्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। और रेगुलेशन भी आज हम कवर करेंगे। पर रेगुलेशन भी 2 टाइप के हैं, नर्वस रेगुलेशन और हार्मोनल रेगुलेशन। तो हार्मोनल रेगुलेशन तो हम आगे डिस्कस करते हैं, यहां हम डिस्कस करेंगे नर्वस रेगुलेशन। मतलब न्यूरॉन्स यानी हमारा ब्रेन किस तरीके से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है, मतलब उसमें होने वाले कॉन्ट्रैक्शन और उसमें होने वाले सीक्रेशन को कंट्रोल कैसे करता है, वो हम सारा का सारा कवर करने वाले हैं आज के लेक्चर में। ठीक है, चलो भाई। अच्छा, लास्ट लेक्चर में क्या हो गया था एक बार मैं रिवाइज कराता हूं, फिर कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हमने एलिमेंट्री कैनाल के अंदर बक्कल कैविटी की बात की थी। बक्कल कैविटी में हमने सबसे पहले डिटेल में जो पढ़ा था वो टीथ और टंग के बारे में पढ़ा था। टीथ भी आपको क्लियर है, टंग भी क्लियर है, यस या नो? क्लियर है, बिल्कुल सही। ठीक है, बीएमएस, बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग बीएमएस, सुपर। ठीक है, फिर टीथ और टंग के बाद हमने बात की थी फेरिंग्स। फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था, नासोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, मेन पर्पस क्या था फेरिंग्स का? फेरिंग्स का मेन पर्पस होता है खाने को निगलना। इसको बोलते हैं खाने को निगलना, डिग्लूटेशन, खाने को निगलना, स्वॉलोइंग ऑफ फूड। नॉर्मल लैंग्वेज में स्वॉलोइंग ऑफ फूड बोल सकते हो, डिग्लूटिनेशन बोल सकते हो। ठीक है, या खाने को निगलना टर्म यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके निगलने के लिए कौन से मसल चाहिए? फेरिंग्स के मसल चाहिए। ठीक है, ये अच्छित होते हैं अनच्छित? ये अच्छित पेशियां हैं, यानी वॉलेंट्री मसल्स हैं जो हमारे कंट्रोल में है। स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं इनको। क्लियर है बिल्कुल। तो इसके बारे में यहां तक हमने क्लियर कर दिया था। फेरिंग्स के बाद हम नीचे आगे बढ़े थे ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या थी? खाने की नली। खाने की नली का मतलब है फूड पाइप, जो करती क्या है भाई, फेरिंग्स से ओरिजिनेट होती है और सीधा स्टमक से जुड़ती है। ठीक है, किसको पियर्स करती हुई? डायफ्राम को पियर्स करती हुई। ठीक है, तो यही एक ऐसी नली है जो थोरेसिक कैविटी से, वक्षीय गुहा से एब्डोमिनल कैविटी यानी उदरीय गुहा में प्रवेश करती है। डायफ्राम को पियर्स यानी छेदती हुई, भेदती हुई अंदर एंटर करती है। समझ में आई बेटा? ओके ओके, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, फाइनली जुड़ती किससे? स्टमक से। अगर हम ईसोफेगस की बात करते हैं तो इसकी ऊपर की 1/3 यानी 1/3 जो मसल्स होते हैं वो फेरिंग्स वाले होते हैं यानी वॉलेंट्री, जबकि नीचे के 2/3 यानी 2/3 जो मसल्स होते हैं वो स्टमक वाले होते हैं, मींस इनवॉलेंट्री, अनैच्छिक, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। क्लियर था?
फाइनली हम आगे बढ़े थे। आगे हमने बात की थी इसके अंदर, आगे हमने बात की थी बेटा ईसोफेगस की। अगर बात करते हैं तो ईसोफेगस जो डायफ्राम से नीचे होती है उसमें बाहरी लेयर सिरोसा होती है, पर डायफ्राम से ऊपर वाली पार्ट के अंदर बाहरी लेयर ट्यूनिका एडवेंटेसिया होती है, क्योंकि सिरोसा सिर्फ डायफ्राम से नीचे मिलने वाले पार्ट में होती है, ऊपर वाले पार्ट में नहीं होती। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलो इसके बाद अगर हम बात करते हैं ईसोफेगस, क्या ईसोफेगस में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है? नो, ना तो डाइजेशन होता है ना एब्जॉर्प्शन होता है। समझ रहे हो? हाँ बेटा, इंग्लिश हिंदी मिक्स, ठीक है। कोई नहीं यार, हिंदी वाले बच्चे भी तो हैं अपने ग्रुप में, ठीक है। तो हम दोनों को ही ध्यान में रखकर कुछ टर्म बोल देते हैं यार, ठीक है। बच्चों को फील आ जाता है, हिंदी मीडियम के बच्चों को एक फील आता है, अरे यार ये तो अपना ही टर्म है। नहीं, जैसे कहीं फंस जाओ आप किसी और कंट्री के अंदर, वहां कोई आपको ऐसा मिल जाए जो आपकी अपनी लैंग्वेज बोलता हो, वाह, अपना भाई बंधु बन जाता है यार, यही अपना है, ठीक है। गले से लगा लोगे उसको, यार ये तो अपना है, ठीक है। तो बस कभी कभी फील आ जाना दो, ठीक है। तुम भी सुन लिया करो, इस फीलिंग वाली बात है। बड़ी प्यारी प्यारी हिंदी है, हिंदी के टर्मिनोलॉजी बड़ी खतरनाक होती है, हम भी प्रोनाउंस नहीं कर पाते, इतनी सुपर लेवल की। मजे कभी कभी, ठीक है, आ जाने चाहिए, ठीक है। पता भी होनी चाहिए कि हिंदी सरल नहीं है, बहुत टिपिकल है, हिंदी बहुत टिपिकल है। चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश वाकई में सिंपल है, कंपैरेटिव हिंदी बहुत टिपिकल है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमने बात की थी इसके बाद ईसोफेगस के बाद स्टमक को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 4 पार्ट में, ठीक है। जो डायफ्राम से टच हो रहा है, उठा हुआ है, क्या बोलेंगे? फंडस। ईसोफेगस किस पार्ट में जुड़ रही है? कार्डियक। ड्यूडेनम किस पार्ट से निकल रही है? पाइलोरस या पाइलोरिक। बीच वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? बॉडी। पुरानी वाली एनसीईआरटी देखोगे तो बॉडी वाला पार्ट नहीं दे रखा, न्यू एनसीईआरटी में इसको ऐड कर दिया है, समझे? यस 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 यस, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर था। फाइनली हमने बात की थी, इसमें 2 स्फिंक्टर थे। स्फिंक्टर मैंने बताया था चिकनी यानी स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है। जो एक स्फिंक्टर जो होता है वो ईसोफेगस और स्टमक के जंक्शन पर होता है, एक स्फिंक्टर ड्यूडेनम और स्टमक के जंक्शन पर होता है। जो ईसोफेगस और स्टमक के जंक्शन पर होगा उसको क्या बोलेंगे? गैस्ट्रोईसोफेगल स्फिंक्टर। और जो ड्यूडेनम और स्टमक के जंक्शन पर होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको पाइलोरस या पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलेंगे, पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्लियर है बिल्कुल। फाइनली हमने आपसे एक बात और बताया था यहां पर हमने, ठीक है। स्टमक के केस में आपको ध्यान रखना है कि स्टमक जे शेप मस्कुलर ऑर्गन है जो फूड को 4 to 5 आवर्स के लिए स्टोर कर सकता है। बस इतनी बात स्टमक तक क्लियर थी, मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट शाउट आपको होना चाहिए। बिल्कुल बेटा, ठीक है। पाइलोरी तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पाइलोरिक स्फिंक्टर, इसमें से कार्डियक स्फिंक्टर किसे बोलते हैं? जो नियर द कार्डियो मतलब हार्ट के जो पास होता है, यानी गैस्ट्रोईसोफेगल स्फिंक्टर हार्ट के पास होता है, सो इट इज कॉल्ड कार्डियक स्फिंक्टर। क्लियर है। फाइनली हमने इसके बाद स्टार्ट की थी स्मॉल इंटेस्टाइन देन लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 3 पार्ट में, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम शी शेप थी, हेपेटोपेनक्रियाटिक ओपनिंग यानी पेनक्रियास और लिवर की एक कॉमन डक्ट थी, वो ड्यूडेनम में ही खुलती है। अच्छा, एक ग्लैंड्स हैं जो ओनली ड्यूडेनम में मिलते हैं, उसकी सब म्यूकोसा में, ओनली ड्यूडेनम में, उसकी सब म्यूकोसा में। कौन से ग्लैंड थे? ब्रूनर्स ग्लैंड। तो एक्चुअल में ब्रूनर्स ग्लैंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ड्यूडेनम, ठीक है। मान लो इंटेस्टाइन को निकाल लेते हैं और स्ट्रेट करके रख देते हैं टेबल पर। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ कहां है ड्यूडेनम, कहां है जेजुनम, कहां है इलियम? तो कैसे पहचानोगे भाई? स्ट्रेट आ गई, अब सी शेप तो कुछ है ही नहीं, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सर कट करते हैं, अगर सब म्यूकोसा में ब्रूनर्स ग्लैंड है तो वहां तक ड्यूडेनम है। हां, ब्रूनर्स ग्लैंड नहीं है, ठीक है, तो जेजुनम स्टार्ट हो जाता है। और जेजुनम कहां तक होगा भाई? म्यूकोसा में और सब म्यूकोसा तक। पेयर्स पैचेस ये लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, ठीक है। समझो एक तरीके से लसिका ऊतक, हिंदी में बोलते हैं इसको लसिका ऊतक, लिम्फोइड टिश्यू। ये वो जगह है जहां पर WBC, समझ रहे हो, भरे हुए होते हैं, ठीक है। व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस भरे हुए होते हैं। इट इज अ साइट ऑफ इंटरेक्शन विद पैथोजन। अगर पैथोजन एंटर करेगा गट से तो ये वो जगह है जहां पर हमारे WBC और पैथोजन में फाइट होगी, ठीक है। उसको मार के गिराया जाएगा पर बॉडी में एंटर करने से रोका जाएगा, तो वो इलियम वाला पार्ट होता है, ठीक है।
आप समझ रहे हो। इसीलिए इलियम के अंदर पेयर्स पैचेस होते हैं। अगर पेयर्स पैचेस मिल रहे हैं म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा में, तो वो इलियम वाला पार्ट है। ये फीचर्स मैंने बताए थे आपको डिड्यूनम जेजुनम इलियम के, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज्यादा होती है, लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कम होती है। पर स्मॉल स्मॉल इस वजह से है क्योंकि उसका डायमीटर कम है। लार्ज लार्ज इस वजह से है क्योंकि उसका डायमीटर ज्यादा है। आई बेटा, ओके, पेयर्स पैचेस समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये वो टर्म है जो डायरेक्टली नीट में आते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं, समझ में आ गए होंगे सारे पॉइंट्स, मुझे लगता नहीं है। बस ध्यान रखना है पूरी गट में एक ही वॉल्व होता है, सिंगल वॉल्व, इलियोसिकल वॉल्व, ओनली प्रेजेंट इन इलियम, ठीक है। एंड जंक्शन ऑफ इलियम या स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, यानी इलियम एंड सिक्कम, सो इट इज कॉल्ड इलियोसिकल वॉल्व। इलियोसिकल वॉल्व सिंगल वॉल्व होता है। स्फिंक्टर तो कहीं है, ठीक है भाई, कार्डिक स्फिंक्टर है, पाइलोरिक स्फिंक्टर है, ठीक है, और एनल कैनाल के अंदर भी आपको पता है, ठीक है, बाहर वाला स्फिंक्टर वॉलेंट्री होता है, अंदर वाला इनवॉलेंट्री होता है। तो स्फिंक्टर तो है बट वॉल्व एक ही होता है। ओके, यहां तक छप गया होगा ब्रेन में। हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन का डायग्राम भी मैंने क्लियर करा दिया था, पूरी क्लियर करा दी थी वैसे तो मैंने, आज पॉइंट्स और लिखा दूंगा। लार्ज इंटेस्टाइन में मैंने बताया था आपको क्या, किसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, सॉरी सिक्कम, कोलोन, रेक्टम। अगर मैं सिक्कम की बात करता हूं, ब्लाइंड सैक, भाई घड़ा नीचे से बंद है ऊपर से खुला, इसको ब्लाइंड सैक बोलते हैं। सैक मतलब घड़ा या कोई कैविटी, ऐसी कैविटी जो एक साइड से बंद होती है दूसरी साइड से खुली होती है, उसको हम ब्लाइंड सैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड सैक। हिंदी में बोलते हैं अंधा कुआ, ठीक है, ब्लाइंड सैक, ठीक है। बस वही अंधा कुआ का तो नीचे से बंद है, पानी नहीं है उसमें, सूखा हुआ पड़ा है नीचे, बंद है, ठीक है। तो अंधा कुआ या कैसे तो लाइक ऐसे ही सिक्कम होता है। सिक्कम एक्चुअल में हर्बीवोर्स में तो बहुत बड़ा हुआ करता था। ध्यान रखना है, जितने भी हर्बीवोर्स होते हैं उनकी एलिमेंट्री कैनाल सबसे बड़ी होती है, ओमनीवोर्स की उनसे छोटी होती है और कार्निवोर्स की और छोटी होती है, क्योंकि सेल्यूलोज के डाइजेशन में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, समझ रहे हो। तो इसलिए हर्बीवोर्स की एलिमेंट्री कैनाल सबसे ज्यादा लंबी होती है। ये जनरल नॉलेज के लिए पता भी होना चाहिए, और आपको नहीं पता था तो ऊपर नोटेबल पॉइंट में लिख लो, ठीक है। लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, नंबर 1 हर्बीवोर्स, ठीक है, नंबर 2 ओमनीवोर्स, देन ठीक है हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स एंड कार्निवोर्स। तो सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी होगी? हर्बीवोर्स की, ठीक है। फिर नंबर सेकंड पर कौन आएगी सीक्वेंस के अंदर? आप लिखोगे ओमनीवोर्स की, और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी होगी? कार्निवोर्स की, ठीक है, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने में कंपैरेटिव कम टाइम लगता है, क्योंकि कार्निवोर्स का मतलब है वो सेल्यूलोज नहीं खाते, ठीक है। तो ये नॉर्मल बात ध्यान रखना। तो हमारी एलिमेंट्री ओमनीवोर्स है, तो हमारी सिक्कम क्या होगी? रिड्यूस हो गई, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स की फॉर्म में रह गई, समझ रहे हो। तो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स वाला कंसेप्ट ध्यान रखना है आपको। इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है, जिसमें लिम्फ भरा होता है, सो इट इज आल्सो कॉल्ड लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है। सिक्कम के अंदर कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैंने बताए थे। सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? ये लोकल इम्यूनिटी को मेंटेन करते हैं और कुछ विटामिन के बनाने में भी पार्टिसिपेट करते हैं, लाइक विटामिन के, लाइक विटामिन बी, ठीक है, के सब मतलब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सब विटामिन, लाइक विटामिन B12 भी स्मॉल अमाउंट में बन जाता है, ठीक है, विटामिन B6 भी बन जाता है बहुत स्मॉल अमाउंट में, ठीक है, बट लेना जरूरी है, बाहर से हम नहीं लेंगे तो मतलब उतना हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। तो ये वाली बात समझ में आ गई थी। सिक्कम कोलोन को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था भाई, उठती हुई कोलोन, उठती हुई कोलोन, उठती हुई कोलोन, फिर ऐसी ट्रांसफर्स कोलोन, फिर नीचे आती हुई कोलोन, ठीक है, फिर एस शेप। तो उठती हुई को बोलेंगे असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, और एस शेप सिग्मोइड कोलोन, एस शेप सिग्मोइड कोलोन। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? ये 4 पार्ट थे कोलोन के। कोलोन में छोटे छोटे चैम्बर्स बन जाते हैं, चैम्बर्स को क्या बोलते हैं? हॉस्ट्रा। चैम्बर्स को क्या बोलते हैं? हॉस्ट्रा, ठीक है। छोटे छोटे चैम्बर्स होते हैं, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की वजह से इन चैम्बर्स का फॉर्मेशन होता है। सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की वजह से इन चैम्बर्स का फॉर्मेशन होता है, इसको हॉस्ट्रा बोलते हैं। क्लियर है एकदम? चलो, 3 लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं, इन 3 लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को हम टीनिया कोलाई बोलते हैं, टीनिया कोलाई। ओके, सुपर, बीएमएस सुपर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सुपर, ठीक है। चलो, तो ये वाली बात क्लियर थी। फिर लास्ट में हमने बात की थी रेक्टम। रेक्टम वो पार्ट होता है जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड आके स्टोर होता है, बस उसको इजेक्ट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, और बाहर निकालने की प्रोसेस को डेफिकेशन बोलते हैं। और यहां 2 स्फिंक्टर भी बताए थे,
इसके अंदर मैंने एनल कैनाल के अंदर, बाहर वाला वॉलेंट्री, अंदर वाला इनवॉलेंट्री। क्लियर था बिल्कुल? इसकी ओपनिंग को एनस बोलते हैं। यहां तक कोई डाउट शाउट नहीं होना चाहिए। एक तरीके से एलिमेंट्री कैनाल हमने फिनिश कर दी थी, पर एक क्वेश्चन आता है स्मॉल इंटेस्टाइन पर, एक क्वेश्चन बनता है, वो कौन कौन से पार्ट है जो कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मिलते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि ड्यूडेनम में ब्रूनर्स ग्लैंड मिलते हैं, पर वो जेजुनम इलियम में नहीं मिलते। पेयर्स पैचेस की अगर मैं बात करता हूं तो स्पेशली इलियम में मिलते हैं, ड्यूडेनम और जेजुनम में नहीं मिलते। बट आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, या विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट प्रेजेंट इन कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन, तो आप क्या लगा के आने वाले हो? कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन, तो आप क्या लगा के आने वाले हो? जब भी कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन की बात होगी तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कुछ मैं बता रहा हूं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्रप्ट ऑफ लिबर खून। लिबर खून के क्रप्ट, क्रप्ट मतलब होता है दरारें, लिबर खून की दरारें, ठीक है, ये कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा विलाई, विलाई, माइक्रोविलाई तो होते ही है, ठीक है, कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन में, पर विलाई भी होते हैं, और विलाई की फोल्डिंग से बनते हैं बड़े बड़े फोल्ड, इनको प्लाइका सर्क्युलरिस बोलते हैं। ये सारे स्ट्रक्चर कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं, ठीक है। तो मैं अब समझा रहा हूं, बिल्कुल एकदम अलर्ट रहना, एकदम अलर्ट। कुछ नई चीजें मिलेंगी नए बच्चों को। स्ट्रक्चर विच प्रेजेंट इन कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन, नंबर 1, नंबर 1 माइक्रोविलाई, नंबर 2 विलाई, नंबर 3 समझाता हूं अभी क्या है, बिल्कुल एक एक कंसेप्ट क्लियर करा के ही आगे बढ़ूंगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। नंबर 3 प्लाइका सर्कुलरिस, नंबर 4 ध्यान रखना है क्रप्ट ऑफ लिवर खून, ये 4 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, तीनों ही पार्ट में देखने को मिलते हैं। अब बच्चे कहेंगे सर होते क्या हैं ये? सर प्लाइका तो हम पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है सर जी, क्या होते हैं, कहां होते हैं, कैसे होते हैं? अब बताता हूं, टेंशन क्यों कर रहे हो, ठीक है। समझ में आई बेटा? क्रप्ट ऑफ लिवर खून, यस, क्रप्ट ऑफ लिवर खून, समझ में आई बेटा? रुक जाओ रुक जाओ, वहां भी पहुंचने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो आप समझो माइक्रोविलाई क्या होते हैं, पहले समझा दूं ये करते क्या है। अगर मैं इन 3 स्ट्रक्चर की बात करता हूं, माइक्रोविलाई, विलाई और प्लाइका सर्क्युलरिस, ये क्या करते हैं? ये इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, किसके लिए? फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, खाने को एब्जॉर्ब करने के लिए, फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है। खाने को एब्जॉर्ब करने के लिए, खाने को एब्जॉर्ब करने के लिए ये सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। समझ में आ गई होगी, ठीक है। चल, क्रप्ट ऑफ लिवर खून की अगर बात कर लेते हैं, क्रप्ट ऑफ लिवर खून, लिवर खून के क्रप्ट, ये क्या काम करते हैं? लिवर खून के क्रप्ट ये बोल होते क्या है, समझो मेरी बात। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, क्या रिलीज करते हैं? रिलीज इंटेस्टाइनल जूस, क्या बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस को? सक्कस। एंटेरिकस। तो
अब बच्चों के दिमाग में आएगा सर सक्कस सेंटेरिकस तो ठीक है, ठीक है सर, इंटेस्टाइनल जूस भी समझ में आ रहा है, क्रप्ट ऑफ लिवर खून रिलीज कर रहे हैं, पर ये पिलाई का क्या है, विलाई भी समझ में आ रहे हैं, पर कई बच्चे विलाई में भी कंफ्यूज होंगे। टेंशन मत करो, एक एक कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर करा के आगे बढ़ूंगा, ठीक है। जैसे आगे बढ़ते हैं, पहले मैं इस स्ट्रक्चर को समझाता हूं, विलाई, माइक्रोविलाई और पिलाइका में डिफरेंस क्या होता है। चलो स्ट्रक्चर को देखो, ठीक है। अगर आप ध्यान से, ये ड्रॉ नहीं करना है, नोटबुक पर इस डायग्राम को ड्रॉ नहीं करना है। एक डायग्राम मैं ड्रॉ करूंगा, वो ड्रॉ कर लेना, ठीक है। अगर जरूरत पड़ती है, जरूरत नहीं है, वो मैंने लिखा दिया तो थोड़ा सफिशिएंट है। ये बस एक समझना है। अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन को अंदर से देखोगे, स्मॉल इंटेस्टाइन को अंदर से देखोगे तो आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। समझने की कोशिश करना, स्मॉल इंटेस्टाइन को अंदर से देखोगे तो कुछ आपको ऐसा नजर आएगा, कुछ ऐसा नजर आएगा। इसमें से ध्यान से देखना, ध्यान से, इसको अगर बाहर निकाल के दिखाए तो आपको ये इस तरीके से फोल्ड देखने को मिल रहे हैं, ऐसे फोल्ड, फिर ऐसे फोल्ड, फिर ऐसे फोल्ड, दिख रहे हैं आपको ये फोल्ड बने हुए। इन फोल्ड को हम बोलते हैं प्लाइका। क्या बोलते हैं? प्लाइका, ठीक है। क्या बोल रहे हैं इसको? प्लाइका सर्क्यूलैरिस, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्लाइका सर्क्यूलैरिस, प्लाइके या प्लाइका, प्लाइका सर्क्यूलैरिस, इस फोल्ड को हम बोलते हैं प्लाइका सर्क्यूलैरिस। अब ये फोल्ड बनता कैसे है समझने की कोशिश करना, ये फोल्ड बनता कैसे है। जैसे मानो, समझने की कोशिश करना, आप जानते हो हमारी गट में किस टाइप के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं? ब्रश बॉर्डर्ड कॉल्यूमनार। भाई पूरी जो गट है मोस्टली जहां से फूड का एब्जॉर्प्शन होता है वहां कॉलम शेप एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, कॉलम शेप होते हैं। इन कॉलम शेप एपिथेलियल टिश्यू को हम क्या बोलेंगे? ब्रश बॉर्डर्ड, क्योंकि फ्री सरफेस पर क्या देखने को मिलने वाले हैं? छोटे छोटे स्मॉल प्रोजेक्शन, स्मॉल प्रोजेक्शन। इन छोटे छोटे स्मॉल प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं क्या है? फिंगर लाइक स्मॉल प्रोजेक्शन, माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई। ये स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। एलिमेंट मतलब एपिथेलियल टिश्यू की बात कर रहा हूं। अब यही एपिथेलियल टिश्यू आगे जाकर के, यही एपिथेलियल टिश्यू आगे जाकर के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना दे। क्या बना दे? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ऐसे इस तरीके से, ऐसे ऐसे, ये ऐसे एपिथेलियल टिश्यू की फोल्डिंग हो गई। एपिथेलियल टिश्यू क्या हो गई? फोल्डिंग, समझना। और इन एपिथेलियल टिश्यू की फ्री सरफेस पर क्या थे अभी बताया मैंने? छोटे छोटे माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई, ये माइक्रोविलाई। समझ गए होगे मुझे लग रहा है। ठीक है। अगर मैं इस एपिथेलियल टिश्यू को ही इस तरीके से बैंड बना दूं, इस तरीके से बैंड बना दूं, ठीक है, तो ये तो हो गए माइक्रोविलाई। समझने की कोशिश करना, ये क्या है? ब्रश बॉर्डर्ड, जो ब्रश बॉर्डर टर्म आ रहा है वो किस चीज से आ रहा है? माइक्रोविलाई। एक बात समझ में आ गई। अगर इस ब्रश बॉर्डर कॉल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू की फोल्डिंग कर देते हैं, इस तरीके से फोल्डिंग कर देते हैं, तो ये एक फोल्ड दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं विलाई। इस सिंगल फोल्ड को हम क्या बोलने वाले हैं? विलाई। यानी ये समझ में आया कि माइक्रोविलाई क्या होते हैं और विलाई क्या होते हैं। समझ में आया ना? माइक्रोविलाई और विलाई में डिफरेंस क्या होता है, समझ में आ गया होगा। क्या बोल रहे हो? समझ नहीं आ रहा? सिंगल फोल्ड, यस, एक सिंगल फोल्ड को विलाई, फिर विलाई, फिर विलाई, फिर विलाई, ठीक है। आप समझ रहे हो? सिंगल फोल्ड को विलस बोल सकते हो और ग्रुप ऑफ विलस इज नोन एज विलाई, मतलब विलाई देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। विलाई बताना चाह रहा हूं क्या है, ठीक है। ये अच्छा मैं एक लिख दिया इसलिए बोल रहे हो, ठीक है, कोई नहीं।
ये जो फोल्ड देखने को मिल रहे हैं, आप तो क्लियर है ना, सारे फोल्ड को कॉमनली क्या बोलते हैं? विलाई। विलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। ठीक है, तो माइक्रोविलाई सरफेस पे जो दिख रहे हैं, सरफेस पे जो दिख रहे हैं ना, ये तो माइक्रोविलाई हो गए, और जो वो फोल्ड बना रहा है इस एपिथेलियल टिश्यू के मिलने से ये विलाई हो गए। समझ में आया होगा विलाई और माइक्रोविलाई में डिफरेंस क्या है? डायमंड क्लियर, बस यही चाहिए। अब समझना, अगर मैं इस पूरे का ही एक फोल्ड बना दूं, इस पूरे का ही एक फोल्ड बना दूं, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, आपको समझ में आएगा। यानी कई विलाई के मिलने से एक बड़ा फोल्ड जो बन रहा है, ये जो बड़ा फोल्ड बन रहा है, ये बड़ा फोल्ड जो बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे? प्लाइका। प्लाइका सर्क्यूलरिस। अब समझ में आया होगा कि इंटेस्टाइन में ऐसे बड़े बड़े फोल्ड होते हैं, इनको तो प्लाइका बोलते हैं। प्लाइका छोटे छोटे विलाई के मिलने से बनते हैं, और विलाई ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियल टिश्यू की फोल्डिंग से बन रहे हैं। तो प्लाइका सर्कुलरिस को बनाने के लिए ध्यान रखना है क्या है? विलाई, और विलाई को बनाने के लिए फोल्डिंग ऑफ ब्रश बॉर्डर्ड कॉल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू। ब्रश बॉर्डर का मतलब हो गया माइक्रोविलाई। तो अब एक ही चीज क्लियर हो रही होगी, माइक्रोविलाई क्या है? ये विलाई है, और विलाई कई विलाई के मिलने से एक बड़ा फोल्ड बन रहा है, इसको प्लाइका सर्क्यूलरिस बोलते हैं। वापस आ रहा हूं, ठीक है, अब और समझ में अच्छे से आएगा। अगर आप इंटेस्टाइन में ध्यान से देखोगे तो आपको ये बड़े बड़े फोल्ड देखने को मिल रहे हैं, ये बड़े बड़े फोल्ड। एक फोल्ड को निकाल के भी दिखाया है हमने, कोशिश की है दिखाने की। ये बड़ा फोल्ड दिख रहा है जो आपको, इस बड़े फोल्ड को हम क्या बोल रहे हैं? प्लाइका सर्कुलरिस। और इस प्लाइका सर्कुलरिस का फॉर्मेशन कैसे हुआ? इस प्लाइका सर्कुलरिस का फॉर्मेशन कैसे हुआ? देखो छोटे छोटे प्रोजेक्शन दिख रहे हैं ना, इनको क्या बोलते हैं? विलाई। विलाई की फोल्डिंग से बन रहे हैं प्लाइका सर्कुलरिस, प्लाइका सर्कुलरिस। और इन विलाई का फॉर्मेशन कैसे हुआ? विलाई का फॉर्मेशन ब्रश बॉर्डर्ड कॉल्यूमिनार, क्योंकि उसकी सरफेस पे क्या लगे थे? छोटे छोटे प्रोजेक्शंस, क्या बोलते हैं इनको? माइक्रो विलाई। यानी विलाई की सरफेस पे क्या लगे हुए हैं? छोटे छोटे माइक्रो विलाई, माइक्रो विलाई, माइक्रो विलाई। समझ में आ गया होगा। तो माइक्रो विलाई क्या है, विलाई क्या है, और इन सारे विलाई के मिलने से बड़ा फोल्ड बन रहा है, इसको प्लाइका सर्क्यूलरिस बोलेंगे, जिसके अंदर आपको ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप के ग्लैंड्स, या कह सकते हो, ठीक है, यहां पर ठीक है भाई, ब्लड वेसल्स हो गए, लिम्फ वेसल्स, नर्व, ये सब कहां देखने को मिलते हैं आपको? इसके इन प्लाइका के अंदर, यानी म्यूकोसा के अंदर। समझ में आया नहीं आया? हाँ बेटा, अब मैंने आपकी वजह से मैंने जो कहा कि सर आप जो होमवर्क में, अब मैं देखो दो तरीके रख रहा हूं, ठीक है। एक तो हम सेशन लेंगे ही, जैसे संडे को तो टेस्ट था आपका, ठीक है, तो टेस्ट में परफॉर्मेंस कैसी रही मुझे रिस्पॉन्स जरूर देना कमेंट में, अभी नहीं, तसल्ली से कमेंट में, कि नाक तो नहीं कटा के आए हो मेरी टेस्ट के अंदर, ठीक है, वो मैं आपको चेक करूंगा। मुझे आपके सबके मार्क्स चाहिए, समझ रहे हो क्या? आपकी कंडीशन आई टेस्ट के अंदर, वो सारे मुझे, अगर वाकई में जेन्युइन बच्चे हो तो मुझे कमेंट के अंदर, अभी नहीं देख पाऊंगा मैं, ठीक है, इतनी आंखें इतनी बढ़िया नहीं है मेरी, 0.5 से नंबर मेरा 4 हो चुका है, ठीक है, तो इसलिए अभी तो ये कंडीशन नहीं है मेरी देख पाऊं। पर ये समझो मेरी बात, क्या समझो, जब लेक्चर खत्म हो जाएगा उसके बाद सारे बच्चे अपना परफॉर्मेंस जरूर बताएंगे कि टेस्ट में कितने मार्क्स आए, जरूर बताना मुझे, ठीक है, मुझे पता चलना चाहिए कि स्पेशली टोटल कितने मार्क्स आए और स्पेशली जूलॉजी में कितने मार्क्स आए, ठीक है, ये मुझे आपके रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है। बात बाकी में हम जो क्वेश्चन देते हैं, तो क्वेश्चन हम दो तरीके से देंगे, एक तो होमवर्क में देंगे क्वेश्चन आपको, ठीक है, आज जैसे मैंने होमवर्क दे दिया आपको, ठीक है, उस होमवर्क का डिस्कशन अगले लेक्चर में ले लूंगा मैं, ठीक है, फिर अगले लेक्चर में होमवर्क दूंगा, उसका डिस्कशन अगले लेक्चर में ले लूंगा, जिससे आप होमवर्क भी कर पाओगे और साथ में डिस्कस भी कर लेंगे। जैसे कई बच्चों ने कहा सर हम आंसर नहीं मैच कर पाते, तो वो भी आप मैच कर लोगे, क्योंकि आज मैं आंसर उसको मैच करवा दूंगा फटाफट, ठीक है। और एक जो हमारी क्लास होगी, मैंने बताया था ना संडे, नेक्स्ट संडे को शायद आपका टेस्ट नहीं है, तो जो उस क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं, उसमें कुछ बड़ा करने वाले हैं, धमाल करने वाले हैं, मतलब मजेदार,
उसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन, जो बिल्कुल न्यू क्वेश्चन मान के चलो, मैक्सिमम क्वेश्चन न्यू होंगे 80% उसके अंदर, और एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, एसर्शन रीजन होंगे और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे उसके अंदर, ठीक है। मैक्सिमम स्टेटमेंट बेस्ड होंगे, एसर्शन रीजन होंगे, उसमें जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं नीट के अंदर, या मैचिंग वाले क्वेश्चन नीट में 4 से 5 आते हैं वो होंगे, और एनसीईआरटी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो एक सेशन होगा, वो धुआंधार सेशन कहेंगे उसको, मतलब कोई भी नाम तुम्हें अच्छा लगे सेशन का नाम मुझे खुद सजेस्ट करके बता रहा हूं, सेशन का नाम क्या रखें, मैं बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग चलूंगा। आप मुझे नाम बताएंगे उस धुआंधार जो आग लगाने वाला सेशन होगा, जो बहुत एसेंशियल सेशन है हर बच्चे के लिए, इंडिया के हर बच्चे के लिए, उस सेशन का नाम आप सजेस्ट करके बताना, ठीक है। वो संडे को लेंगे, बहुत बड़ा सेशन नहीं लेंगे, 1 घंटे का लेंगे बस, उसमें आपको पढ़ना नहीं है, बस इंजॉय, खूब पढ़ाई कर लो ना, सेशन में बैठ जाना और देखना कितना आता है हमें, ठीक है। बस कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई होमवर्क नहीं मिल रहा उस सेशन के अंदर। उस सेशन में लगभग 40 के आसपास या 45 के आसपास क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जो अब तक जो मैंने पढ़ा दिया वो लास्ट चैप्टर का भी हो सकता है, ठीक है, मतलब बैकग्राउंड पूरा बैक को कवर करेगा। 80% पार्ट उसके अंदर करंट टॉपिक होगा, करंट का मतलब जो चैप्टर चल रहा होगा, 20% पार्ट हम बैक टॉपिक भी उठा सकते हैं, जिससे कि रिवीजन आपका होता रहे। वो सेशन ही अलग, मतलब बहुत प्यारे तरीके से डिजाइन कर रहा हूं सेशन को। उस सेशन का नाम अच्छे से सोच के बताना, किसका नाम मुझे सेलेक्ट, अब देखना किसका नाम सेलेक्ट करते हैं, जिसका नाम सेलेक्ट करेंगे उस सेशन का नाम फेमस हो जाएगा, समझो एक तरीके से। तो अपना नाम प्लस सेशन का नाम वो जरूर सजेस्ट करना लेक्चर के बाद, अभी मैं कुछ नहीं देख पा रहा, ठीक है। लेक्चर के बाद वो सेशन हर बच्चे के लिए एसेंशियल है, हर बच्चे के लिए एसेंशियल है, ठीक है, ये समझो एक तरीके से। ये समझो उस सेशन से नीट में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये मान के चलो, बस इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूं, ठीक है, अकेले उस सेशन से। तो उस सेशन को सबको ज्वाइन करना है। फिर से बोल रहा हूं, एडिशनल टाइम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपके सिलेबस की स्पीड पर दिक्कत ना आए। मैं भी एक एक्स्ट्रा पेन ले रहा हूं, पेन का मतलब वही 1 दिन मिलता है यार छुट्टी का, ठीक है। फिर भी मैं 1 घंटा दूंगा, 1 घंटे का सेशन होगा, बहुत बड़ा सेशन नहीं है, जिसमें आपको पढ़ाई नहीं करनी है, जिसमें आपको इंजॉय करना है, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर हम सिर्फ क्वेश्चन सीरीज लेकर के आ रहे हैं, बस बैठना है और देखना है अपनी एनालिसिस, यार हमें आता है या नहीं आता, सर ने 1 हफ्ते जो हमें पढ़ाया या उससे पहले जो पढ़ाया, क्या वाकई में हमने सही मायने में उसको डाइजेस्ट किया या नहीं किया, या वॉमिटिंग कर दी उसकी हमने, उसकी एनालिसिस के लिए 1 आवर सफिशिएंट होता है, ठीक है। तो 1 आवर का सेशन, समझ गए। अगर एग्री हो तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। वापस आते हैं, तो यहां तक की बात एकदम क्लियर है, मुझे लगता नहीं कोई डाउट होना चाहिए कि पिलाई का क्या होता है, विलाई क्या होती है और माइक्रो विलाई क्या होती है, ठीक है। तो ये वाली बात क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वापस में आ रहा हूं, अब बात आती क्रप्ट ऑफ लिवर, खून। जैसे समझना, ये विलाई है, विलाई के बीच में ही, मानो ये विलाई के बीच में, विलाई के बीच में कुछ इंटरनल फोल्ड होते हैं, ये ऐसे कुछ इंटरनल फोल्ड्स होते हैं, ऐसे इंटरनल फोल्ड विलाई के बीच में, विलाई के बीच में, इनको बोलते हैं क्रप्ट ऑफ लिवर, खून। क्या बोलते हैं? क्रप्ट ऑफ लिवर, खून, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं जो इंटेस्टाइनल जूस को रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, गट के अंदर इंटेस्टाइनल जूस को, ठीक है। तो इनको क्या बोलने वाले हम? इनको बोलने वाले क्रप्ट ऑफ लिवर, खून। लिवर खून की दरारें, क्रप्ट ऑफ लिवर, खून। समझ गए? क्रप्ट ऑफ लिवर खून, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, जो रिलीज करते हैं इंटेस्टाइनल जूस। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो लिवर में इंटेस्टाइनल जूस को रिलीज करने के क्रप्ट ऑफ लिवर खून, जो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम तीनों में मिलते हैं, पिलाई का तीनों में मिलते हैं, विलाई तीनों में मिलते हैं, और माइक्रोविलाई तो मिलते ही हैं। समझ में आया या नहीं आया? कोहिनूर भाई, यही चाहिए, कोहिनूर, डायमंड नहीं, उसने कोहिनूर पे लेवल में समझ में आया, यही चाहिए। बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। तो यहां तक बेटा कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया तो आग लगा दो, समझ में आ गया तो आग लगा दो। अब लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में कुछ पॉइंट्स में लिखता हूं, ठीक है, उसको खत्म करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन को कितने पार्ट में डिवाइड किया था, इसमें किसी को डाउट तो नहीं, जो मैंने अभी कराया, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी ने भी इसका विलाई का डायग्राम दे रखा है, अच्छी तरीके से समझा भी रखा है, मैं डिस्कस करूंगा अभी, ठीक है, पर यहां मैंने इसको कंपाइल करा दिया है। बहुत बढ़िया, सुपर। अगर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बात करते हैं तो 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं लार्ज इंटेस्टाइन को। इसकी लेंथ कितनी होती है लार्ज इंटेस्टाइन की? अप्रोक्सीमेटली 1.5 मीटर के आसपास।
अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन की खास बात क्या, लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है? नो, डाइजेशन यहां पर एब्सेंट होता है। डाइजेशन नहीं होता। क्या यहां पर विलाई होते हैं? विलाई एंड पिलाइका, ये दोनों ही एब्सेंट होते हैं। अच्छा, तो क्या होता है डाइजेशन में, फंक्शन क्या है डाइजेशन का? ठीक है, ओनली ठीक है, एक तो बोलोगे आप ओनली फर्मेंटेशन of undigested and absorption of water ions and some drugs। ये लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन है। आप प्रॉपर तरीके से साफ साफ अपने नोट्सों में लिखोगे। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या नहीं होता? डाइजेशन नहीं होता। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या विलाई होते हैं? नहीं होते। पिलाइका होते हैं? नहीं होते। ठीक है, माइक्रोविलाई तो होंगे, क्योंकि माइक्रोविलाई तो कॉल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू का पार्ट है, तो जहां पर भी ब्रश बॉर्डर्ड कॉल्यूमिनार होंगे वहां पर वो होंगे, तो उसको हम क्लास यहां पर स्पेसिफाई नहीं कर रहे। क्या क्रप्ट ऑफ लिवर खून होते हैं? वो तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं, स्पेशली प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में होता क्या है? ओनली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है, सम आइंस, ठीक है, एंड सम ड्रग्स मेनली, या फर्मेंटेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, सड़ता है वहां पर, फर्मेंटेशन होता है जो फीसिस या फीकल मैटर में कन्वर्ट होता है। बस यही काम है। 4 पार्टों में डिवाइड कर सकते हो उसको, सॉरी 3 पार्टों में डिवाइड कर सकते हो उसको। नंबर 1, सिक्कम। अगर मैं सिक्कम की बात करता हूं, सिक्कम से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं आपको? इसको हम ब्लाइंड सैक बोलते हैं, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, सिक्कम को ब्लाइंड सैक बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या याद रखना है आपको सिक्कम के अंदर? ठीक है, इसके अलावा यहां ध्यान रखना है आपको, ब्लाइंड सैक के अलावा इसमें वर्मीफॉर्म अपेंडेक्स प्रेजेंट होती है। जो क्या है, आप बोलोगे इट इज अ वेस्टिजियल लिम्फाइड ऑर्गन। इसके अलावा सिक्कम में और क्या कुछ खास देखने को मिला आपको? यहां पर मिलते हैं सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते क्या हैं सिक्कम में? सिक्कम लिखना था, CUM, सिक्कस कर दिया। सिक्कम के अंदर, सिक्कम में करते क्या है सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म? मेन पर्पस क्या है? ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ विटामिन के एंड सम विटामिन बी। अच्छा, इसके अलावा और सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? मेंटेन लोकल इम्यूनिटी। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया होगा लोकल इम्यूनिटी के बारे में। लोकल इम्यूनिटी समझते हो? ठीक है, लोकल इम्यूनिटी, हाँ, विटामिन के एंड सम विटामिन बी, बहुत स्मॉल अमाउंट में, लाइक विटामिन B12, लाइक विटामिन 6 एटसेट्रा। ठीक है, बहुत स्मॉल अमाउंट में, कोई खासा नहीं। मेनली विटामिन के, वो भी सफिशियंट अमाउंट नहीं होता जितना बॉडी को रिक्वायर्ड होता है, वो मैं समझ रहे हो ना, जरूरत पड़ती है उसके लिए, सब चीजों के लिए बाहर से। तो अब बात करते हैं हम क्या, लार्ज इंटेस्टाइन में सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो रोल है, मेंटेन लोकल इम्यूनिटी। लोकल इम्यूनिटी समझते हो? मैंने आपको एक कहानी भी सुनाई होगी, अक्सर कर सुनाता ही हूं ये कहानी में। ठीक है,
अभी भी मैं आज की डेट में कोटा में ही हूं, ठीक है, और राजस्थान का जो पार्ट है, और राजस्थान में एक कहानी है जो मैंने अपने ऑफलाइन बच्चों को और लास्ट ईयर भी यकीन के बच्चों को सुनाई थी। इट रियल स्टोरी, ठीक है, कि राजस्थान के अंदर एक गांव है, वहां एक पूरे गांव के लिए जो वाटर का सोर्स है वो एक रेन वाटर एक सिस्टम बना रखा है उन लोगों ने गांव में, ठीक है, वही सोर्स है, वही ड्रिंकिंग वाटर है, वहां इकट्ठा हो जाता है, वही लोग पीते हैं, ठीक है, मतलब इंसान भी वही पीते हैं और जानवर तक वही पी लेते हैं, ठीक है, किसी ने मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात, वही पानी का सोर्स है, कोई सोर्स नहीं है। तो लोग बड़े अचंभित थे कि उस पानी को लोग पी रहे हैं और बीमार नहीं पड़ रहे वहां पर, आखिर बीमारी क्यों नहीं आ रही वहां पर, कि एनिमल भी पी रहे हैं और वो ह्यूमन भी पी रहे हैं उस पानी को। तो वो जर्नलिस्ट थे, वो सर्वे करने के लिए गए, भी देखते हैं आखिर वो क्या खाते हैं, क्या चीज है उनके पास, क्या नुक्सा है उनके पास, वो बीमार नहीं पड़ रहे। तो जब किसी भी घर में जाते हैं तो हम लोग देखोगे उसको चाय पिलाते हैं, कॉफी पिलाते हैं, ठीक है, ये तो करते हैं, ठीक है, पर वहां चाय कॉफी का कंसेप्ट ही नहीं था, वो छाछ, दही, समझ रहे हो, लैक्टोबैसिलस दही का बड़ा सा ग्लास वो उनको सर्व करते हैं, तो वो पीते हैं, बस समझ गए, उन्हें पूछने की जरूरत ही नहीं है, वो वापस लौट लिए। फिर समझ में आया कि अच्छा ये बीमार क्यों नहीं पड़ते, क्योंकि उनकी लोकल इम्यूनिटी मेंटेन्ड है, बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन्ड है। मतलब लोकल इम्यूनिटी मेंटेन होने का मतलब क्या है? लोकल इम्यूनिटी मेंटेन होने का मतलब है कि उनकी इंटेस्टाइन में इतना ज्यादा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है कि वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, समझ रहे हो, कोई जगह ही नहीं छोड़ता। आप समझ रहे हो, वो जगह ऑक्यूपाई नहीं कर पाते पैथोजेनिक। जैसे मान लो ये क्लासरूम है, ठीक है, बच्चों को यही समझाता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल बता रहा हूं मैं, ये बहुत मतलब मेडिकल फील्ड की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लोकल इम्यूनिटी, ठीक है, जो आप समझोगे आगे एमबीबीएस में। अगर मैं कहूं कि इस रूम के अंदर मैं सारे बेहतरीन बच्चों को भर दूं, बिल्कुल एकदम भर दूं, ठीक है, बाहर दुष्ट बच्चे भी हैं जो इस रूम मतलब अच्छे बच्चों का माहौल खराब करना चाहते हैं, उनको बिगाड़ना चाहते हैं, ठीक है, या उनकी क्लास को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, मान के चलो, ठीक है, पर वो बच्चे इतने ज्यादा हैं कि इस रूम के अंदर, समझ रहे हो, दूसरे बच्चों की ऑक्यूपेंसी के लिए जगह ही नहीं है, कुछ भी है ही नहीं, वो ऑक्यूपाई कर ही नहीं सकते। तो वो आते हैं, रोज देखते हैं यार बच्चे तो भरे हुए हैं यार, कुछ कर ही नहीं सकते, वापस लौट जाते हैं, ठीक है, और इंतजार करते हैं वो दिन तो आएगा, इनमें से कुछ बच्चे कम होंगे तो उनकी जगह को हम ऑक्यूपाई कर लेंगे। और जब एक बार ऑक्यूपाई हम कर लेंगे ना, तो अपने बच्चों की, मतलब दुष्ट बच्चों की संख्या अपने आप इस बॉडी के अंदर हम बढ़ा लेंगे, इस कमरे के अंदर बढ़ा लेंगे और फिर इंफेक्शन क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो समझना मेरी बात। तो जिस दिन मान लो एक दिन 10-15 बच्चे गायब थे, अच्छे वाले बच्चे, कम थी अच्छे बच्चों की संख्या इस कमरे के अंदर, तो उन बच्चों ने उस जगह को ऑक्यूपाई कर लिया और धीरे धीरे उन्होंने एक एक बच्चे को वहां से भगाना चालू किया और अपने बच्चों को बिठाना चालू किया। धीरे धीरे उन्होंने उस कमरे को अपने जैसे बच्चों से ही भर लिया। हो गया ना कचरा सारा का सारा, ठीक है। बस अगर वो बच्चे, अच्छे वाले बच्चे इस कमरे के अंदर, मतलब हमारी इंटेस्टाइन के अंदर मेंटेन्ड होते, तो क्या वो पैथोजेनिक, समझ रहे हो, पैथोजन क्या हमारी इंटेस्टाइन में ग्रो कर सकते थे? नहीं। बस यही है, कितना भी पैथोजेनिक आप कंटामिनेटेड फूड खा लो, अगर आपकी लोकल इम्यूनिटी मेंटेन है, कुछ नहीं होगा आपको। इसलिए डाइट के अंदर क्या होना चाहिए? दही, कर्ड आपकी डाइट में होना चाहिए, किसी ना किसी फॉर्म में लैक्टोबैसिलस होना चाहिए। जिन लोगों को दही डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है, तो वो एक तरीके से कह सकते हो प्रोबायोटिक्स होते हैं, एक तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्पोर्स के सॉल्यूशंस, या याकूत हुआ, या और भी बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं इसके, उन सबको वो इनटेक कर सकते हैं अगर दही नहीं ले पा रहे तो। नहीं तो सबसे बेहतरीन है नेचुरल चीज को पकड़ो, ठीक है। आर्टिफिशियल, सिंथेटिक जिनके अंदर पेस्टिसाइड्स होते हैं उनको अवॉइड करो, ठीक है। नेचुरल दही एक अगर ले रहे हो ना, तो आपकी लोकल इम्यूनिटी मेंटेन होगी, आपकी अंदर इंफेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। या दूसरा मेडिकल फील्ड का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं मैं अगेन, ठीक है, आप लाइफ में भी यूज कर सकते हो। अगर आप बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक खा रहे हो किसी भी कारण से, ठीक है, इन्फेक्शन है, कुछ भी है, तो ऑलरेडी इन, ठीक है, प्रोबायोटिक्स के स्पोर्ट्स के पैकेट सैशे आते हैं, ठीक है, उनको आप जरूर खाया करो, जरूर। ये तो नुकसान नहीं करते, वो तो एक तरीके से दही का सप्लीमेंट है, ठीक है। बीमार इंसान को वो चीज दी जाती है और बच्चों को दी जाती है, ठीक है। क्योंकि एंटीबायोटिक खाने से क्या होगा, आपका लोकल अपना पालतू माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपने मेंटेन करके रखा है गट के अंदर, वो भी तो मरेगा यार, ठीक है, एंटीबायोटिक खाने से। आप समझ रहे हो, लाइक ई कोलाई, लाइक लैक्टोबैसिलस, उसकी भी डेथ होगी। तो आपको क्या करना है, वो लैक्टोबैसिलस के डिफरेंट टाइप के स्पोर्स आते हैं, ठीक है,
प्रोबायोटिक्स कहते हैं, तो उनको खा लेना है, उनके सैशे को पानी में या दूध में मिलाकर के इनटेक कर लेना है, तो उसमें मिलियंस स्पोर्स होते हैं जो आपकी लोकल इम्यूनिटी को फिर से मेंटेन कर देते हैं। तो जब भी अगर आप ऐसा कर रहे हो ना, तो कभी आपको गट इंफेक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। और गट इंफेक्शन नहीं होगा तो आपकी हेल्थ इम्यूनिटी मेंटेन रहेगी। और किसी ने सही कहा है बेटा कि भाई आपको इन्वेस्टमेंट करना है लाइफ के अंदर तो कर लो, ठीक है, नो डाउट, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करो, मैं मना नहीं कर रहा, आप यहां करो वहां करो, ठीक है। पर वो सारे इन्वेस्टमेंट यही रह जाते हैं जब हम इस अर्थ को छोड़ करके जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ में एक और पैरेलल होना चाहिए। वो कौन सा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए? हेल्थ पर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। जितना कंपलसरी खाना खाना है, जितना कंपलसरी कुछ भी ऐसी चीज है, तो उतना कंपलसरी आपकी लाइफ में हेल्थ भी होनी चाहिए। क्योंकि हेल्थ है और अगर बॉडी हमारी है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है, हर इन्वेस्टमेंट को एंजॉय कर सकते हैं। और हेल्थी नहीं है आपकी तो आपके लिए जितने भी इन्वेस्टमेंट है ना वो सारे जीरो हो गए। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? तो लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट आपका इन्वेस्टमेंट आपकी हेल्थ के ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तब सारे इन्वेस्टमेंट सेकेंडरी इन्वेस्टमेंट होने चाहिए, यह ध्यान रखना है आपको, ठीक है। क्योंकि लोकल इम्यूनिटी से रिलेटेड ये कुछ बातें थी जो मैंने बताई, आपको समझ में आई होंगी बेटा कि लोकल इम्यूनिटी का रोल क्या है और हेल्थ, एक गुड हेल्थ का मेंटेन होना क्यों जरूरी है इस लाइफ को। क्योंकि लाइफ में आए हैं बेटा, ठीक है। तो जितने भी दिन यहां रहेंगे हेल्दी रहने चाहिए और जिससे कि आप इस लाइफ को एंजॉय कर पाओ, अपने इन्वेस्टमेंट को एंजॉय कर पाओ, नहीं तो सारा का सारा यहीं रह जाना है। समझ में आई नहीं आई? ओके, तो जहां तक कोई डाउट है? नो डाउट, लोकल इम्यूनिटी से रिलेटेड समझ कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ओके 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 ओके, यानी फॉर्मेशन ऑफ विटामिन के, सम विटामिन बी भी, ठीक है, मेंटेन लोकल इम्यूनिटी। इसके अलावा फर्मेंटेशन ऑफ फूड में भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं, ठीक है। यहां तक कोई डाउट शाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सिक्कम के बाद हमने बात की थी किसकी? कोलोन। हमने किसकी बात की थी? कोलोन नंबर 2। अगर हम कोलोन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? कोलोन की। अगर हम कोलोन की बात करते हैं, कितने पार्ट में डिवाइड किया था कोलोन के अंदर? हमने 4 पार्ट में, असेंडिंग, ट्रांसफर्स, डिसेंडिंग, एंड सिग्मॉइड, एस शेप। असेंडिंग का मतलब ऊपर जाती हुई, डिसेंड, ट्रांसफर्स का मतलब इस तरीके से, डिसेंडिंग का मतलब नीचे आती हुई, और सिग्मॉइड का मतलब एस शेप, एस शेप। समझ में आ गया होगा? तो कोलोन में ये ध्यान रखने है। इसके अलावा कोलोन में और क्या याद रखना है आपको? कोलोन में एक चीज और याद कर सकते हो, एक तो मैंने स्मूथ मसल्स बताए थे कोलोन के अंदर, एक तो 3 तो थे लॉन्गिट्यूडनल, क्या बोलते हैं इनको? टीनिया कोलाई। दूसरा मैंने सर्कुलर मसल्स बताए थे आपको। अच्छा, इसके अलावा कोलोन में और क्या हमने डिस्कस किया था कोलोन के अंदर? हॉस्ट्रा। बस इतनी बात कोलोन में थी। फिर लास्ट में बचा हुआ था रेक्टम। रेक्टम में सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है आपको,
बस इतना ही है। लार्ज इंटेस्टाइन हमारी खत्म हो जाती है। यहां तक कोई डाउट शाउट है तो बताओ, क्लियर है या नहीं? यहां तक हर चीज क्लियर है या नहीं? साउंड प्रॉपर है ना? हेलो, हेलो। ऑल ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये हमारा पार्ट एक फिनिश हो जाता है। अगले पार्ट में हम एंटर करते हैं लेयर्स ऑफ गट। हमारे गट में कितने लेयर्स होते हैं, उनका अरेंजमेंट कैसे होता है? ओके, एकदम क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अगला पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, लेयर्स ऑफ गट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम गट का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं या टीएस देखते हैं, टीएस ऑफ गट भी बोल सकते हो, ट्रांसफर सेक्शन। तो आपको गट में कुछ लेयर्स देखने को मिल रहे हैं। एक सबसे अंदर की लेयर होती है जिसको हम म्यूकोसा बोलते हैं, क्योंकि इंटरनल किससे लाइन होती है? म्यूकस से, म्यूकोसा, इनर लेयर। और सिरोसा जो होती है ये आउटर। तो अगर इनर टू आउटर हम देखते हैं, इनर टू आउटर और आउटर टू इनर, ये आउटर टू इनर, समझ रहे हो ना मेरी बात? इनर। तो इनर टू आउटर चलो या आउटर टू इनर चलो, तो पहली जो लेयर मिलती है इसको हम बोलते हैं म्यूकोसा, क्योंकि इंटरनली म्यूकस से लाइंड होती है, सो इट इज कॉल्ड म्यूकोसा। इंटरनल लाइनिंग किससे बनी होती है? म्यूकस की इंटरनल लाइनिंग होती है। तो पहली लेयर समझ में आ गई, म्यूकोसा। ठीक म्यूकोसा के पीछे, ठीक म्यूकोसा के पीछे क्या होती है? सब म्यूकोसा। ठीक म्यूकोसा के पीछे क्या है? सब म्यूकोसा। म्यूकोसा के पीछे वाली लेयर सब म्यूकोसा, ठीक है। और सब म्यूकोसा के बाद जो लेयर आती है उसमें आपको लॉन्गिट्यूडनल और सर्क्यूलर मसल्स आते हैं। लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्क्यूलर मसल्स आते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्क्यूलर मसल्स की बात करते हैं तो ध्यान रखना है, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्क्यूलर मसल्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये कहां आते हैं? उसके ऊपर जो टोटली मस्कुलर लेयर है उसके ऊपर कौन सी होगी? सिरोसा। तो अंदर से बाहर चलोगे तो पहले म्यूकोसा, म्यूकोसा के ठीक पीछे सब, मतलब पीछे सब म्यूकोसा, उसके पीछे मस्कुलरिस एक्सटर्ना और उसके बाद सिरोसा। तो जो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स दिख रहे हैं आपको, इसको हम बोलते हैं मस्कुलरिस एक्सटर्ना। मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना, क्या बोलते हैं इसको? मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना। समझ में आई या नहीं आई? चलो पहले एनसीईआरटी के डायग्राम समझो, वो तो हम अपना डायग्राम बनाते ही हैं। एनसीईआरटी समझनी जरूरी है, ठीक है। तो एनसीईआरटी क्या बोल रही है? एनसीईआरटी बोल रही है जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं बेटा वो म्यूकोसा है, ठीक इसके पीछे सब म्यूकोसा है, फिर इसके पीछे मस्कुलरिस एक्सटर्ना है और सबसे बाहर सिंपल उसके बाद एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी हुई लेयर होती है सीरोसा। एनसीईआरटी का डायग्राम समझ में आया या नहीं आया? आ गया होगा तो फुल पेज हॉरिजॉन्टल, एक बड़ा सा पेज खोलो हॉरिजॉन्टल। इस पूरे डायग्राम को बहुत बेहतर तरीके से समझाने वाले हैं, बहुत बिंदास तरीके से ड्रॉ करना है मेरे साथ, ठीक है। सारी लेयर्स को बहुत अच्छी तरीके से ब्रेन में सेट करेंगे।
ओके, अच्छा, चलो देखते हैं। कुछ दिख रहा है? कहो सर कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, अब दिखाएंगे हम कुछ दिखा भी नहीं रहे थे आपको, अब दिखाएंगे। ठीक है, समझने की कोशिश करना। तो सबसे अंदर की जो लेयर होती है ना, वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल, सिंपल कॉल्यूमनार ब्रस्ट वाटर एपिथेलियल टिश्यू के मिलने से बनती है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इनको विलाई बोलते हैं, विलाई। फिर अंदर क्रप्ट बने होते हैं, फिर विलाई। इसके अलावा इसमें बड़े बड़े फोल्ड भी होते हैं, इनको बोलते हैं प्लाइका सर्क्युलरिस, विलाई। क्रप्ट ऑफ लिवर खून, विलाई, प्लाइका सर्क्युलरिस। चलो, इससे समझ में आएगा। जो आपको मैंने पहली लेयर बनाई है, ये क्या है? सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू के फोल्ड हैं, सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू के फोल्ड है, जो म्यूकोसा की सबसे अंदर की लेयर होती है। ठीक है, फिर क्योंकि इनके फोल्ड से क्या क्या बन रहा है, इनके फोल्ड से क्रप्ट ऑफ लिवर खून भी बन रहे हैं। जो फोल्ड अंदर बन रहे हैं वो तो क्रप्ट ऑफ लिवर खून है। और जो फोल्ड बाहर बन रहे हैं ये प्लाइका और विलाई हैं। समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं समझो, ये है मसल्स, म्यूकोसा में मिलने वाली मसल्स। ठीक है, तो एक्चुअल में म्यूकोसा 3 लेयर के मिलने से बन रही है, एक तो एपिथेलियल, एक मसल्स, और इनके बीच में भरे हुए हैं एरुलर कनेक्टिव टिश्यू, एरुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसको लेमिना प्रोप्रिया बोल सकते हो, लेमिना प्रोप्रिया, लेमिना प्रोप्रिया। और मैंने बताया था ये वो लेयर है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स भी मिलेंगे आपको, यहां पर ब्लड वेसल्स भी मिलेंगे, यहां पर ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, समझ रहे हो, ब्लड वेसल्स। ये वो लेयर है जहां पर लिम्फ वेसल्स भी आपको देखने को मिलने वाले हैं, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, व्हाइट कलर के लिम्फ वेसल्स होते हैं। ये वो लेयर है जहां पर आपको अगर इलियम वाला पार्ट है तो इलियम वाले पार्ट में इसी में पेयर्स पैचेस मिलते हैं, पेयर्स पैचेस इन केस ऑफ इलियम। ठीक है, तो कॉमन चीज समझ में आ रही है इसके अंदर कि लेयर बन कैसे रही है, 3 लेयर के मिलने से बन रही है। क्या क्या? ये तो हो गए एपिथेलियम, फिर इसके पीछे जो लेयर दिख रही है आपको ये क्या हो गया? लेमिना प्रोप्रिया। ये क्या है? एरुलर कनेक्टिव टिश्यू। समझ रहे हो? और इसके नीचे एक रेड कलर की लेयर दिख रही है, इसको बोलते हैं म्यूकोसा की मस्कुलरिस, यानी मस्कुलरिस म्यूकोसा। मस्क्यूलरिस म्यूकोसा। तो एक्चुअल में 3 लेयर दिख रही हैं आपको, बिल्कुल समझना, बिल्कुल एकदम फील करना। भाई सबसे अंदर की लेयर म्यूकोसा थी, म्यूकोसा का फॉर्मेशन 3 लेयर के मिलने से हो रहा है। एक तो एपिथेलियल टिश्यू की फोल्डिंग से जिसमें प्लाइका भी बन रहे हैं, विलाई भी बन रहे हैं। ठीक है, और अंदर फोल्ड बनते हैं उनको बोलते हैं क्या? क्रप्ट ऑफ लिवर खून, लिवर खून की दरारें। ठीक है,
तो उसके पीछे क्या भरे हुए हैं, लेमिना प्रोप्रिया। लेमिना प्रोप्रिया इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। और ठीक उसके पीछे मस्कुलरिस म्यूकोसा, म्यूकोसा की मस्कुलरिस, यानी म्यूकोसा की ही लेयर है। ये तीन लेयर मिलकर के पहली लेयर बनाती हैं म्यूकोसा। इनर लेयर, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं, ठीक है। इनर लेयर म्यूकोसा, और इस म्यूकोसा इनर लेयर के अंदर नर्व नहीं होते, ठीक है, ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन क्या क्या बनेगा, यहां क्या क्या होता है और क्या नहीं होता, समझा देता हूं उसको भी मैं। इसको हम बोलते हैं म्यूकोसा, इनर है आउटर है, इनर है। इसमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर ब्लड वेसल्स होते हैं, यहां पर लिम्फ वेसल्स होते हैं, ठीक है। यहां पर नर्व नहीं होते, मीकोसा में नर्व नहीं होते, सब मीकोसा में नर्व होते हैं, समझा रहा हूं, नर्व भी यहां पर एब्सेंट होते हैं, समझाने वाला हूं अभी, रुक जाओ, ठीक है। ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल्स, यहां पर कनेक्टिव टिश्यू तो बताई दी मैंने, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया कि एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मसल्स हैं, इसके अंदर ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, नर्व नहीं होते, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एनसीईआरटी की लाइन में पूछी जाती है, इसलिए ये लेयर हो गई म्यूकोसा। अच्छा, अब यहां क्या दिख रहा है आपको, ये समझा दिया मैंने, ये क्रप्ट ऑफ लिवर पून दिख रहे हैं, क्रप्ट। ये पिलाइका दिख रहे होंगे, पिलाइका, ये विलाई दिख रहे होंगे, विलाई। सारे स्ट्रक्चर बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है। अब म्यूकोसा के ठीक बाद कौन सी लेयर आएगी, सब म्यूकोसा। ये बीच की लेयर दिख रही है ना, बीच की, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एरोलर टिश्यू भरे हुए हैं, ओनली एरोलर टिश्यू। कम म्यूकोसा से एरोलर टिश्यू के मिलने से बनती है। बस इसके अंदर क्या देखने को मिल सकता है वो समझाने की कोशिश करूंगा मैं। यहां कुछ न्यूरॉन के पैचेस देखने को मिलेंगे, प्लक्सेस या पैचेस कह सकते हो। और इसके ठीक पीछे होती है मस्कुलरिस एक्सटर्ना, जिसके अंदर सर्क्यूलर मसल्स भी होते हैं, सर्क्यूलर मसल्स। जिसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी होते हैं। बच्चे कहेंगे सर सर्कुलर वाले तो आप लॉन्गिट्यूडनल बोल रहे हो, बिल्कुल, इसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी होते हैं। इसके अलावा यहां होते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। इसको बोलेंगे सीरोसा। ये चारों लेयर आ गई ना। अब बहुत अच्छी तरीके से इंटरनल डायग्राम बना के समझाने की कोशिश की है मैंने। यहां पर भी न्यूरॉन, नर्व के कुछ पैचेस देखने को मिलते हैं, यहां पर भी न्यूरॉन या नर्व के पैचेस देखने को मिल रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर के बीच में।
समझ में आ रहा होगा। समझने की कोशिश करोगे आप। यहां पर हम इसकी लेयर की बात कर रहे हैं, ओनली इस लेयर की बात कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा, ठीक है। म्यूकोसा के ठीक पीछे वाली लेयर है सब म्यूकोसा। इसके अंदर क्या होता है और क्या नहीं होता, देखो इसके अंदर आपको नर्व देखने को मिल रहे हैं, नर्व प्रेजेंट होते हैं, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखनी है आपको, नर्व प्रेजेंट है, एरोलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, यहां पर ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स भी होते हैं। ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स भी प्रेजेंट होते हैं, नर्व प्रेजेंट है, एरोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स भी प्रेजेंट है सब म्यूकोसा के अंदर, और कुछ भी नहीं होता। अब सब म्यूकोसा के ठीक पीछे देखोगे पिंक कलर की लेयर से देखने को मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं मस्कुलरिस एक्सटर्ना। अगर मस्कुलरिस एक्सटर्ना की बात करते हैं, इसमें क्वेश्चन आता है, इसमें आउटर लेयर कौन सी है और इनर लेयर कौन सी है, आउटर और इनर। जो बाहर की लेयर है, आउटर वाली बाहर की है, जो सर्कुलर सर्कुलर बनी हुई है, वो एक्चुअल में लॉन्गिट्यूडनल है। और जो अंदर वाली है वो सर्कुलर स्मूथ सर्कुलर मसल्स हैं। और ठीक इसके बाद हमें देखने को मिलने वाली सबसे आउटर लेयर, सबसे आउटर लेयर इसको क्या बोलते हैं, सीरोसा। सीरोसा कैसी, इनर या आउटर, आउटर। इसमें भी दो लेयर देखने को मिलेंगी, समझाता हूं दो लेयर के बारे में, क्योंकि इसके ऊपर भाई पूरी की पूरी लिम्फ में क्या भरे हुए हैं, एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो एरोलर कनेक्टिव टिश्यू वाली लेयर यहां देखने को मिलने वाली है, भरे पड़े हैं, तो हर ऑर्गन के अराउंड है, पैकिंग टिश्यू बोलते हैं एरोलर कनेक्टिव टिश्यू को, हम पढ़ा भी चुके हैं हम आपको टिश्यू में बहुत डिटेल में, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पैकिंग टिश्यू। तो ये एरोलर टिश्यू से मिलने वाली लेयर है। तो इसमें भी पूछ सकता है अभी आउटर कौन सी है, इनर कौन सी है, आउटर इनर। तो बाहर कौन सी है, एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। अंदर कौन सी है, अंदर सिरोसा के नीचे वाली लेयर, तो सिंपल उसके अंदर एपिथेलियल टिश्यू, इसको मीजोथीलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीजोथीलियम। याद हो, मीजोथीलियम बॉडी कैविटी, तो बॉडी कैविटी में भी होती है, इंटेस्टाइन के अराउंड भी मीजोथीलियम होती है, जो सिंपल उसके एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और उस पूरी चारों तरफ क्या भरा हुआ है, एरोलर टिश्यू भरा हुआ है, क्योंकि एरोला मतलब स्पेस, जो स्पेस को भरता है वो एरोलर कनेक्टिव टिश्यू है। समझ रहे हो या नहीं, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअल में चार लेयर हो गई, इनर लेयर म्यूकोसा, आउटर सीरोसा, सीरोसा और मस्कुलरिस एक्सटर्ना में भी इनर आउटर पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब बच्चे कहेंगे सर जो सर्क्यूलर है आप इसको लॉन्गिट्यूडनल बोल रहे हो, और जो इस तरीके से डैश दिखा रहा है इसको सर्क्यूलर बोल रहे हो। यस बेटा, क्योंकि ये क्या है, ट्रांसफर सेक्शन है, ट्रांसफर सेक्शन, टीएस। मानो कोई लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है, लंबी मसल्स है, जब आप कट करोगे तो सामने से कैसी दिखेगी, गोल गोल दिखेगी ना। इस पेन को अगर मैं कट करके सामने से दिखाऊंगा तो कैसे दिख रहा है, राउंड, पर एक्चुअल में क्या है, लॉन्गिट्यूडनल। आप समझने की कोशिश करना, जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ट्रांसफर सेक्शन है ये इस तरीके से है, लॉन्गिट्यूडनल रॉड की तरह, और सर्कुलर तो सर्कुलर फॉर्म में हैंगे ही ना। तो सर्कुलर सर्कुलर फॉर्म में और लॉन्गिट्यूडनल इस फॉर्म में, इसलिए लॉन्गिट्यूडनल गोल लग रहे हैं, सर्कुलर डैश डैश में लग रहे हैं। समझ में आया नहीं आया,
ओके, समझ में आ गया। आपका मन था डायग्राम का, डायग्राम भी बना दिया। जिनको लग रहा है नहीं नहीं सर एनसीईआरटी डायग्राम मोर देन सफिशिएंट, तो उनके लिए हमने एनसीईआरटी डायग्राम भी क्लियर कर दिया। एक एक कंसेप्ट हमने ब्रेन में सेट करने की कोशिश की है और कर रहे हैं, बिल्कुल कंसेप्चुअल लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब एक बार और समझा देता हूं मैं, जिसमें एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। समझो, अगर आप इंटेस्टाइन को, गट को कट करते हो, क्या करते हो, कट करते हो, ट्रांसफर सेक्शन, तो उसमें कुछ लेयर्स देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं, लेयर्स। बहुत बढ़िया। तो इन लेयर्स की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे अंदर की लेयर कौन सी होगी, म्यूकोसा। कौन सी लेयर होगी, म्यूकोसा, क्योंकि वो इंटरनल म्यूकस से लाइंड होती है, इंटरनल म्यूकस से लाइंड होती है, सो इट इज कॉल्ड म्यूकोसा। क्लियर है, म्यूकस से लाइंड होती है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, म्यूकोसा। पहली बात, म्यूकोसा के ठीक पीछे सब म्यूकोसा, उसके ठीक पीछे मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना, बाहर वाली मस्कुलरिस, मस्कुलरिस एक्सटर्ना, बाहर वाली मस्कुलरिस। एक्सटर्ना मतलब बाहर वाली, यानी अंदर भी मस्कुलरिस होती है। यस, मस्कुलरिस म्यूकोसा जो म्यूकोसा का पार्ट है, ठीक है। उसके बाहर कौन सी होती है, उसके सबसे बाहर होती है सीरोसा। सबसे बाहर कौन होती है, सीरोसा। इट इज आउटर लेयर ऑफ गट, सीरोसा। यहां तक समझ में आई या नहीं आई। अब इन चारों लेयर की सीक्वेंस मैंने बता दी, आउटर टू इनर, इनर टू आउटर। अब आपको इनकी इंटरनल लेयर अगर आप चाहो तो याद कर सकते हो, ठीक है, इसलिए मैंने बता भी दिया, क्योंकि कंसेप्ट जब तक ब्रेन में नहीं होगा ना, हमारे ब्रेन के अंदर मेमोरी तब जनरेट होती है जब आप कंसेप्चुअल बात करते हो। जब आप रट्टाफिकेशन बात करते हो तो ब्रेन के अंदर मेमोरी नहीं बनती। इट इज अ साइंस, ठीक है। हम जो भी बात करेंगे बहुत कंसेप्चुअल साइंस की बात करेंगे, ठीक है, बहुत कंसेप्चुअल। अभी आप छोटे हो तो हर बच्चे तो मेरी टेक्निक को, मेरी साइंस को नहीं समझ पाएगा, ठीक है। मेरे बोलने का तरीका, मेरी साइंस, मैं रिवीजन जो करा रहा हूं, जो चीजें इंटरकनेक्ट कर रहा हूं, जो चीजें मैं आपस में, मतलब मैं हर चीज को इंटरकनेक्ट करने की कोशिश करता हूं जिससे कि आपके ब्रेन के सिनेप्स जनरेट हों, ठीक है। मतलब बहुत साइंस है इसके अंदर, मतलब तुम मतलब शायद समझो इस चीज को, तो मुझे नहीं पता, ठीक है, क्योंकि आप बच्चे हो, उतनी समझते तो फिर आप बड़े ही हो जाते हैं, ठीक है। कोई नहीं, कोशिश करना समझने की, मेरी बातों को समझने की, कि पहले तो मैं म्यूकोसा की बात कर रहा हूं बेटा, सबसे अंदर की लेयर है। इसमें भी 3 लेयर होती हैं। एक तो सबसे अंदर एपिथेलियल टिश्यू की फोल्डिंग से लेयर बन रही है, जिससे प्लाइका बन रहे हैं, जिससे विलाई बन रहे हैं, जिससे क्रप्ट ऑफ लिवर, खून बन रहे हैं, तो एपिथेलियम होगी। उसके पीछे एरोला कनेक्टिव टिश्यू भरे हुए हैं, जिनमें ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स होते हैं, पर नर्व नहीं होते यहां पर, ठीक है, नर्व नहीं होते, ठीक है। नर्व सिर्फ 2 ही दिखा रखे मैंने, ये आपको 2 कुछ पैचेस दिखा रखे ना, ये न्यूरॉन्स हैं, सब म्यूकोसा में होते हैं, मस्कुलरिस एक्सटर्ना में होते हैं, ठीक है। और ठीक इसके पीछे मस्कुलरिस म्यूकोसा है, जो म्यूकोसा का ही पार्ट है, रेड कलर से दिखा रखा है मस्कुलरिस म्यूकोसा को, इससे मिलकर बनती है म्यूकोसा, सबसे इनर लेयर है। ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स होते हैं, पर नर्व नहीं होते इसके अंदर। एक बात, ब्लड वेसल्स क्यों होते हैं, क्योंकि फूड एब्जॉर्ब होकर इसी में तो आएगा, ठीक है, फूड का एब्जॉर्प्शन इसी में होता है। फिर ठीक इसके पीछे सब म्यूकोसा, जो ओनली एरोला कनेक्टिव टिश्यू के मिलने से बनती है, पर इसमें नर्व होते हैं, गोल गोल मैंने बना रखे, नर्व होते हैं। ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स यहां पर भी होते हैं, पर नर्व यहां होते हैं। फिर ठीक उसके पीछे मैंने बनाई है मस्कुलरिस एक्सटर्ना। एक्सटर्ना का मतलब है मस्कुलरिस जो बाहर की साइड होती है, एक होती है मस्कुलरिस म्यूकोसा, जिससे कंफ्यूजन ना हो, जो म्यूकोसा का पार्ट है वो मस्कुलरिस म्यूकोसा है, जो बाहर की साइड होती है मस्कुलरिस एक्सटर्ना है, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होते हैं। जब भी हम लॉन्गिट्यूडनल की बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल एक्चुअल में इस तरीके से होंगे लॉन्गिट्यूडनल, पर कट करोगे तो देखने में सर्कुलर लगेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल इसमें बाहर होते हैं, सर्कुलर में अंदर की साइड में होते हैं, ये ध्यान रखना है। और सबसे बाहर कौन सी होती है, सेरोसा, जो एक्चुअल में सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू के मिलने से बनती है। बॉडी के हर ऑर्गन के अराउंड होते हैं, गट के अराउंड भी होती है, ठीक है। इस लेयर को हम स्पेशली नाम से जानते हैं मीजोथीलियम। क्या बोलते हैं इसको, मीजोथीलियम। तो मीजोथीलियम की ये लेयर यहां प्रेजेंट है, समझ में आई होगी। और इसके अराउंड क्या होते हैं वो तो आप जानते ही हो, ठीक है, एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, जो हर किसी के अराउंड होते हैं, इसके अराउंड भी होते हैं एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। बेटा यहां तक कोई डाउट शाउट है तो मुझे बताओ। आ रहे हैं, उस पर भी आ रहे हैं, धैर्य रखो, धैर्य रखो, ठीक है, हर चीज लेके चलेंगे क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। अब ये वाला पार्ट हमारा एकदम क्लियर हो गया। अब यहां कुछ सर्किल सर्किल दिखा रखे हैं हमने, सर्किल सर्किल, वो क्या है अब देख लो। इट इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व या न्यूरॉन।
जो न्यूरॉन का नेटवर्क होता है ना, नेटवर्क, इसको हम प्लक्सेस बोलते हैं। प्लक्सेस। तो यहां पर दो टाइप के नेटवर्क देखने को मिल रहे हैं। बहुत बढ़िया, ये आपके स्टार्स, आपकी आग, मैं सच कह रहा हूं, बहुत एनर्जी देती है। इसकी वजह से मैं एक वो बेहतरीन कंटेंट आपको दे पा रहा हूं जो आप नहीं समझोगे, पर इंडिया बेस्ट कंटेंट है। एक बहुत प्यारी स्ट्रेटजी से समझा पा रहा हूं इंटरकनेक्ट करते हुए, जो बहुत साइंटिफिक है, बहुत साइंटिफिक है। और इसके अंदर न्यूरॉन को जनरेट या सिनेप्स को जनरेट करने की एक मैकेनिज्म छुपी हुई है, वो मैं यूज कर पाता हूं। मतलब पूरी कोर से पढ़ा पाता हूं आपको, दिल के कोर से, मैं सच कह रहा हूं, बहुत कोर से। वो तब है जब आपका जो प्यार मिलता है ना, ये अंदर से आग लगाता है। नहीं तो समझ रहे हो, बहुत इंटरनल एनर्जी चाहिए इसके लिए, मतलब अंदर से वो चीजें, क्योंकि ये पढ़ाने में हर कोई डरता है इन चीजों को पढ़ाने में, वो भी ऑनलाइन पढ़ाने में। तो टीचर भागते हैं, यार ऑनलाइन कैसे पढ़ा पाएंगे, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। लोगों को लगता है ऑनलाइन तो हैवी कंटेंट दे ही नहीं सकते, या देंगे तो बच्चे के समझ में नहीं आएगा, नो डाउट। तो इसके लिए आपको कोर से पढ़ाओगे तब शायद वो चीज आप दे पाओगे। जब आप डूब के पढ़ाओगे, बिलीव करो या ना करो, मतलब बस शब्द नहीं है कहने के लिए, ठीक है। तो नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स की बात कर रहा हूं, प्लक्सेस की बात कर रहा हूं। तो दो नेटवर्क दिख रहे हैं यहां पर, आपको समझने की कोशिश करना। पहला नेटवर्क है जो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल के बीच में है, ठीक है, इनको प्लक्सेस बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं ऑरबैक प्लक्सेस या माइंड ट्रिक, या एक नाम और होता है इनका ऑरबैक प्लक्सेस या माइंड ट्रिक प्लक्सेस। समझना कहां होते हैं, प्रेजेंट बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स। पहला ऑरबैक प्लक्सेस। अब दिखाने की कोशिश भी करते हैं इसको हम। ये सब क्या दिख रहे हैं आपको, ऑरबैक या माइंड ट्रिक प्लक्सेस, जो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के बीच में है। ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपको सब म्यूकोसा में भी कुछ प्लक्सेस देखने को मिल रहे हैं। सब म्यूकोसा में न्यूरॉन के प्लक्सेस, इनको बोलते हैं मिशनर प्लक्सेस। क्या बोलते हैं, कहां प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा। और इन दोनों प्लक्सेस को कॉमनली हम बोलते हैं, इन दोनों ही प्लक्सेस को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, इट इज अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। तो हमारी गट में नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन की बात करते हैं, नेटवर्क को हम प्लक्सेस बोलते हैं। एक तो होते हैं और बैक, ऐसे याद रखना, और बैक पीछे, बैक पीछे, बैक और बैक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड माइंड ट्रिक प्लक्सेस। पीछे पीछे क्या होंगे, लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स होंगे। तो इस टाइप के प्लक्सेस जो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर के बीच में होते हैं, पीछे और बैक प्लक्सेस, पीछे की साइड जो होते हैं, पीछे क्या होंगे, लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स, तो उनके बीच में और बैक प्लक्सेस होंगे। जबकि मिशनर प्लक्सेस ध्यान रखने सब म्यूकोसा में होते हैं, ठीक है। क्योंकि सर न्यूरॉन करते क्या है, पूरा मैकेनिज्म बताऊंगा इनका भी रेगुलेशन के अंदर, बस पोजीशन समझ लो, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लक्सेस, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, जो सब म्यूकोसा में भी है और मस्कुलरिस एक्सटर्ना में भी है। पर ये प्लक्सेस म्यूकोसा में नहीं होते, सब म्यूकोसा में होते हैं। समझ में आ गई होगी, मुझे लगता है आ रही होगी। आप बताओ जहां तक समझ में आया, नहीं आया। देखो हर क्लास में एक दो नेता होते हैं, ठीक है, एक दो नेता ऐसे भी हैं, आउट ऑफ एनसीईआरटी, आउट ऑफ एनसीईआरटी, एक दो नेता ऐसे होते हैं, ठीक है। वो पढ़ने के लिए नहीं होते, वो नेतागिरी के लिए होते हैं। बाद बाकी ये पढ़ने वाले और रैंकर्स होते हैं, वो समझते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है एनसीईआरटी होती क्या है। देखा ना, अभी आंदोलन चल रहे थे कि कौन सा बिल था वो, ठीक है, तमाम टाइप के 2-3 आंदोलन चले थे अभी बीच बीच में, ठीक है, कि
लोकपाल बिल था और भी बीच में कई बिल आए थे, इसको वापस लो, इसको वापस लो, ये इसके खिलाफ है, इसको वापस लो। सुना होगा आपने। फिर भाई जर्नलिस्ट पूछे, भाई ये आप आ रहे हो इस आंदोलन में, आप जानते हो ये क्या है, जानते हो? हंस दिया, भाग लिया वो। आप समझ गए ना? एक्चुअल में बच्चों को पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं। वो क्या करते हैं, एनसीईआरटी खोल के बैठे हैं, एनसीईआरटी लाइन मिल रही है, हाँ मिल रही है, ठीक है, एनसीईआरटी का है। वो गधे बच्चे हैं, वो समझते ही नहीं है यार। एनसीईआरटी इंडिया के बहुत कम लोग हैं जो वाकई में एनसीईआरटी पढ़ा पाते हैं। मैं आपको पता ही नहीं है वाली बात, ठीक है। इंडिया में गिने चुने लोग हैं जो वाकई में एनसीईआरटी पढ़ा पाते हैं। ये तो लोग एनसीईआरटी पढ़ाने का मतलब है एनसीईआरटी रीडिंग को बोलते हैं, ठीक है, वो एनसीईआरटी पढ़ना नहीं होता, ठीक है। एनसीईआरटी को बहुत मतलब डीपली, मतलब एनसीईआरटी मैंने बताया ना, इंडिया की टॉप मोस्ट बुक, एल्बर्ट, कैनोंग, लाइनिंजर, नेल्सन कॉक्स, टॉटोरा, ठीक है। अगर बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट देखोगे तो समझो टीए ब्राउन, इतनी इंडिया की टॉप मोस्ट बुक जो है, वर्ड की, इंडिया बोल के मैं वर्ड की टॉप मोस्ट बुक्स है, वहां से कट कॉपी पेस्ट किया हुआ है। किसी के दम ही नहीं है कि बाकी में इसको कंसेप्चुअल पढ़ा पाए। बहुत कम लोग हैं जो उसको कंसेप्चुअल पढ़ा पा रहे हैं इंडिया के अंदर, जो मैंने देखे हैं। हो सकता है आपने बहुत अच्छे लोग देखे हो, मुझसे भी बहुत अच्छे लोग देखे हो जो मैंने देखे हैं, तो आप समझ रहे हो, वो मुझे नहीं पता, पर मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जो एनसीईआरटी वाकई में कंसेप्चुअल करा पाते हैं। तो उसके लिए बहुत नॉलेज चाहिए आपको, बहुत इंटरनेशनल बुक पढ़ने पड़ेंगे, तब वाकई में आप एनसीईआरटी को कंसेप्चुअल लेके चल पाओगे। तो आप तो भी बच्चे हो, आपको पता ही नहीं है कि एनसीईआरटी क्या है और आउट ऑफ एनसीईआरटी क्या है, ठीक है। बस जिसको लगता है आउट ऑफ एनसीईआरटी, वो एनसीईआरटी का एक डायग्राम कराया था ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले, ये बस उन नन्हे बन्ने बच्चों के लिए यही है, समझ रहे हो? उन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए एनसीईआरटी सिर्फ यही है। जो जैम है, जो एक किंग है, जो रैंकर्स हैं, समझ रहे हो ना, जो अचीवर्स हैं, उनके लिए ये है। भाई सब कुछ है हमारे पास, ठीक है। जब हम, डिपेंड करता है किस क्लास में जा रहे हैं। अगर मैं अचीवर वाली क्लास में जा रहा हूं, रैंकर्स क्लास के अंदर जाता हूं, तो रैंकर्स की तरह पढ़ाता हूं। और जब, समझ रहे हो ना, बच्चों की क्लास में जा रहे हैं, लल्लू पंजू बच्चे होते ना, ठीक है, नेता लल्लू पंजू, बस उनको एंटरटेनमेंट चाहिए। उनकी क्लास में जा रहे हैं तो उनको एनसीईआरटी लाइन चाहिए, तो उनके लिए भी करा दिया हमने। भाई खुश रहो, आपके लिए इतना मोर देन सफिशिएंट, आपको इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, उस डायग्राम को बनाना ही नहीं है आपको, ठीक है। आपको ओनली इतना ही करना है। तो आपके लिए भी पूरी पूरी बात लेके चल रहा हूं, एनसीईआरटी भी लेके चलूंगा, अभी पूरी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन भी करा रहा हूं, टेंशन मत करो, ठीक है। भाई मेरा तो एक ही कंसेप्ट है, ऑनलाइन लाखों बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो हर बच्चे को उसके हिसाब से मुझे देना है, क्योंकि ऑफलाइन के अंदर तो मैं बैच टू बैच वेरी करूंगा, यहां तो वेरी नहीं कर सकता ना, ठीक है, यहां रीसफलिंग नहीं कर सकते। तो यहां एक ही कोशिश रहेगी कि हर बच्चा सेटिस्फाइड हो, हर बच्चे को उसके मतलब की चीज मिले, ठीक है। और जो बच्चा टीचर पे फेथ करता है, टीचर पे बिलीव करता है, ये सोच करके साथ चलता है ना, वो तो उसको तो सोचना ही नहीं है, ठीक है। आप डिपेंड हो जाओ, नहीं, प्रभु पर समर्पित हो जाओ कि हे प्रभु, अच्छा तो तुम्हारा, बुरा तो तुम्हारा, आपका बुरा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, मतलब इम्पॉसिबल, पॉसिबल हो ही नहीं सकता। मैं सच कह रहा हूं, जिस दिन तुम समझ गए इस वाली बात को, बिलीफ सिस्टम को, इट इज अ सुपर साइंस। जैसा आप बिलीव करते हो वैसा ही होना चालू हो जाता है। आपका बिलीफ ये करता है, कहता है कि गलत हो रहा है, गलत होना चालू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपका बिलीफ सिस्टम कहता है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और अच्छा ही होगा, क्योंकि हमें उस पर फेथ है, हमें ऊपर वाले पर फेथ है। बुरा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता 100%। बॉडी वैसा ही परफॉर्म करती है जैसा हम सोचते हैं। रियल बता रहा हूं, द सीक्रेट फॉर बिलीफ सिस्टम। समझोगे तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। तो बेटा एक बात समझ में आ गई ना, न्यूरॉन का पोजीशन समझ में आ गया, कैसे काम करते हैं मैं रेगुलेशन में बताऊंगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर एनसीईआरटी का एक फिर आ गया, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी बोलती है, ठीक है आपकी बात समझ में आ गई, 4 लेयर्स होते हैं। फिर एनसीईआरटी बोलती है पर स्टमक में मस्कुलरिस एक्सटर्ना में 2 लेयर नहीं होते, सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल, उसमें एक और लेयर होती है, क्योंकि उसमें चर्निंग मूवमेंट होते हैं, ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होते हैं स्टमक के अंदर, चर्निंग मूवमेंट, हैवी कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। तो एनसीईआरटी बोलती है कि वहां पर एक एडिशनल लेयर होती है। क्या होती है? एक एडिशनल लेयर होती है। क्वेश्चन आता है वो एडिशनल लेयर किस टाइप की होती है, किसके नीचे होती है, किसके ऊपर होती है, क्यों होती है? क्योंकि वह चर्निंग मूवमेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं बेटा मस्कुलर लेयर ऑफ स्टमक की मस्कुलर लेयर के अंदर, इन मस्कुलरिस एक्सटर्ना की बात कर रहा हूं मैं, स्टमक की मस्कुलरिस एक्सटर्ना की बात कर रहा हूं। तो यहां पर इन केस ऑफ स्टमक एक्स्ट्रा थर्ड, एक्स्ट्रा यानी एक ज्यादा होती है, यहां पर तीसरी होती है लेयर प्रेजेंट होती है। कहां होती है? प्रेजेंट
बिलो सर्क्यूलर मसल्स, सर्क्यूलर मसल्स के नीचे। इस पर 3 क्वेश्चन बन जाते हैं मात्र इसी लाइन के ऊपर। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की लाइन है। 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। अगर मैं स्टमक के अंदर दिखाने की कोशिश करूं तो बेटा सबसे पहले तो कैसे मसल्स होंगे, गोल गोल लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल। ठीक इसके नीचे कैसे मसल्स होंगे, ठीक इसके नीचे कैसे होंगे, सर्क्यूलर सर्क्यूलर, ये सर्क्यूलर मसल्स हो गए। ठीक इसके नीचे मसल कैसे मसल्स होंगे, मैंने कहा एक एडिशनल, ऑब्लिक मतलब होता है तिरछा, ऑब्लिक मतलब होता है तिरछा। बिलो सर्कुलर मसल्स कैसे लेयर होते हैं, ऑब्लिक मसल्स, ठीक है, ये ऑब्लिक मसल्स होते हैं, ऑब्लिक मतलब तिरछे मसल्स होते हैं। अगर सीक्वेंस की हम बात करते हैं तो इस सीक्वेंस में क्वेश्चन आता है, ये आउटर है, ये इनर है, ठीक है। अगर मैं नाम की बात करता हूं तो ये तो हो गए लॉन्गिट्यूडनल, बीच वाले हो गए सर्क्यूलर, और ये नीचे तिरछे तिरछे दिख रहे हैं, ऑब्लिक मतलब तिरछा, ओब्लिक। ये तीनों ही स्मूथ मसल्स होते हैं। अब डायग्राम में ध्यान से देखोगे, सबसे पहले आपको मसल्स किस देखने को मिलने वाले हैं, सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल, ऐसे ऐसे देख बन रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स दिख रहे हैं। फिर ध्यान से नीचे देखो, ध्यान से नीचे देखो, आपको फिर देखने को मिलेंगे सर्क्यूलर 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 सर्क्यूलर, और फिर देखो उसके नीचे देखो ध्यान से, और उसके नीचे देखो ध्यान से, आपको कैसे दिख रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं, तिरछे तिरछे दिख रहे हैं, तिरछे तिरछे, ये तिरछे, ऑब्लिक मसल्स, ऑब्लिक मसल्स। तो स्टमक वाले पार्ट में 2 लेयर नहीं होते, एक्स्ट्रा थर्ड लेयर भी होती है, बिलो सर्क्यूलर होती है, एक्स्ट्रा थर्ड लेयर बिलो सर्क्यूलर। कहां होती है बेटा, बिलो सर्क्यूलर, सर्क्यूलर के ठीक नीचे होती है बिलो सर्क्यूलर, ठीक है। ऑब्लिक, ऑब्लिक मतलब तिरछे मसल्स होते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन एकदम कंप्लीट होती है, डायग्राम में भी दिखा दिया मैंने आपको, और सीक्वेंस ही समझा दिया, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं ये भी बता दिया। अब ये हमारी गट वाली बात कंप्लीट हो जाती है, गट हमारा कंप्लीट हो जाता है। लास्ट में एनसीईआरटी ने ये डायग्राम दे रखा है, और फिर मैं एनसीईआरटी लेके चलता हूं इसको कंपाइल कराने के लिए। अब ध्यान से देखोगे, द सीक्रेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, बिकॉज क्या क्या दिख रहा है यहां पर आपको, ध्यान से देखो, यहां आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इनको, विलाई, VILLI। अच्छा एनसीईआरटी ने देख भी रखा है, विलाई। विलाई के अंदर ध्यान से देखना, येलो कलर का क्या दिख रहा है, येलो कलर का, येलो कलर का, ये क्या दिख रहे हैं येलो कलर के, लैक्टस, लैक्टस। लैक्टस क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं लिम्फ कैपिलरी, और इन लिम्फ कैपिलरी में क्या चीज एब्जॉर्ब होती है, क्या एब्जॉर्ब करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब फैट सॉल्युबल फूड एंड विटामिन्स। फैट सॉल्युबल, फूड एंड विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन तो आप जानते हो ना क्या क्या होते हैं, ADE के, ADE के, ये 4 विटामिन होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं ADE के। ये सीधे सीधे कहां एब्जॉर्ब होते हैं, सीधा लैक्टेस में जाते हैं, सीधा लैक्टेस में एब्जॉर्ब होते हैं, ब्लड में नहीं जाते। जबकि मैं कैपिलरी की अगर बात करता हूं, कैपिलरी, ये ब्लड कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी क्या एब्जॉर्ब करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल फूड एंड विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल विटामिन आप जानते हैं 2 ही होते हैं, बी एंड सी, बी एंड सी, ऐसे WBC याद रखो, WBC वाटर सॉल्युबल विटामिन बी एंड सी, सबसे सिंपल तरीका, सिंपल सिंपल, WBC वाटर सॉल्युबल बी एंड सी, W मतलब वाटर, बी एंड सी, इसको छोड़ के रिमेनिंग ऑल आर फैट सॉल्युबल, रिमेनिंग ऑल आर फैट सॉल्युबल। समझ में आया है नहीं आया, आ गया होगा, ठीक है।
अब हम बात करते हैं, ध्यान से देखो यहां पर नेटवर्क ऑफ आर्टरी और वेन दिख रहा है ना, ये आर्टरी है, ये वेन है, और इसके आगे जाकर कैपिलरी का नेटवर्क बन रहा है। ठीक है, कौन क्या एब्सॉर्ब करता है समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो कि यहां पर आपको इंटरनल फोल्ड दिख रहे हैं, इंटरनल फोल्ड ये दिख रहा है ना, इंटरनल फोल्ड, इनको क्या बोलते हैं, क्रफ्ट ऑफ लिवर खून। क्रफ्ट ऑफ लिवर खून। ठीक है, कहां प्रेजेंट होते हैं, वो क्या कहते हैं इनको, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। ठीक है, कहां प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट बिटवीन विलाई, VILLI। ठीक है, प्रेजेंट ओनली इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बताओ क्या चीज समझ में नहीं आई भाई, ऊपर वाले फोल्ड दिख रहे हैं ये तो विलाई हैं, नीचे वाले फोल्ड दिख रहे हैं क्रफ्ट ऑफ लिवर खून है, यही एंजाइम रिलीज करते हैं कहां पर, ल्यूमेन के अंदर एंजाइम या इंटेस्टाइनल जूस को। ठीक है, ये अंदर विलाई के अंदर देखोगे आपको भाई लैक्टेज देखने को मिल रहे हैं, जिनको हम लिम्फ कैपिलरी बोलते हैं, जो फैट सॉल्युबल फूड और विटामिन को ऑब्जर्व करते हैं। इनके अराउंड कैपिलरी का नेटवर्क मिल रहा है जो आर्टरी और वेन के मिलने से बनता है। इस कैपिलरी के नेटवर्क के अंदर कौन ऑब्जर्व होता है, वाटर सॉल्युबल फूड एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन बी एंड सी। नीचे क्रफ्ट देखने को मिल रहे हैं जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं, ओनली स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं, प्रेजेंट बिटवीन विलाई। ये एनसीईआरटी की लाइन है, तो एनसीईआरटी तो साथ लेके चलेंगे, बिल्कुल साथ लेके चलेंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले एनसीईआरटी। रेगुलेशन अभी बताता हूं मैं, पहले एनसीईआरटी ले लूं जरा इतनी में, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं। द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये स्टमक वाला पार्ट मैंने करा दिया था वैसे आपको, पर फिर भी ले लेता हूं। इलियम ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, इट कंटेन्स सिक्कम, कोलोन एंड रेक्टम, करा दिया था मैंने आपको। सिक्कम इज अ स्मॉल ब्लाइंड सैक, मैंने बता दिया था इसको हम ब्लाइंड सैक बोलते हैं, विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो मैंने बताया कि लोकल इम्यूनिटी को मेंटेन करते हैं। ठीक है, अ नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन, क्या बोलते हैं इसको, वर्मीफॉर्म अपेंडेक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडेक्स जो कैसा ऑर्गन है, क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, वेस्टिजियल ऑर्गन है। समझ रहे हो, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को क्रिस्टल क्लियर कराते हुए चल रहा हूं। जिनको कंसेप्चुअल चीज चाहिए वो कंसेप्चुअल भी चीज भी दे रहा हूं, मतलब जी समझो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता, ये मान के चलना पड़ेगा आपको। मतलब कोई कुछ है ही नहीं इसके अलावा, जो भी कुछ है ऑल है। ये समझो कि इंडिया का हर टीचर अगर किसी चीज में एक्सपर्टी रखता है, समझ रहे हो, तो ऐसे हमने जैसे सारे एक्सपर्टीज का एक्सट्रैक्ट निकाल करके आपको दे रहे हैं, मान के चलो। ठीक है, क्योंकि मेरा जो फील्ड है वो रिसर्च का है। ठीक है, तो रिसर्च का फील्ड है और साथ में हम लोगों ने जो एमएससी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी पढ़ा है। ठीक है, स्पेशली नेट और गेट की तैयारी कराई है, तो वहां का एक्सट्रैक्ट भी मेरे दिमाग में पड़ा हुआ है, समझ रहे हो। और अब तक का जो मेडिकल का जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसका एक्सपीरियंस भी पड़ा हुआ है। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन हम आपको करा रहे हैं और इंटरनेशनल बुक का एक्सट्रैक्ट भी करा रहे हैं। मतलब इसके अलावा कुछ बेहतर हो नहीं सकता। और यह भी समझ रहे हो कि एनसीईआरटी कंसेप्चुअल कैसी कराई जाती है, क्योंकि बाकी में मतलब एनसीईआरटी से मैं बहुत कोर्स जुड़ा हुआ हूं, बहुत कोर्स है, वो आप अनुमान नहीं लगा पाते। ठीक है, क्योंकि लोगों को लगता है कि एनसीईआरटी का मतलब है लाइन को रीड करना एनसीईआरटी होती है, पर एक्चुअल में इंडिया के अंदर में मैक्सिमम लोग मैं देख चुका हूं जो बाकी में समझते ही नहीं कि एनसीईआरटी मतलब क्या है। या तो एनसीईआरटी रीड जिसमें करा रहा हूं उसको एनसीईआरटी पर, आप इसको मैं कोरिलेट करा रहा हूं, आप कोरिलेट करो, आप जो मैं करा चुका हूं, फिर समझ में आएगा कि वाकई में एनसीईआरटी हो रही है नहीं हो रही। ठीक है, अब आप जो बच्चे नहीं कहते आउट ऑफ एनसीईआरटी, अब वो समझेंगे यार एनसीईआरटी कहां से आउट जा रही है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम पूरी ह्यूमन फिजियो में पढ़ाने वाले हैं, वो कंसेप्ट यहीं क्लियर कराने पड़ेंगे, तभी मैं कोरिलेट कर पाऊंगा हर चीज को। हर चीज नोट्सों में नहीं होती, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो कंसेप्चुअल कोरिलेशन के बाद समझ में आती हैं, तो ये चीज तो समझनी होगी आपको। विच इज वेस्टिजियल ऑर्गन, ये क्वेश्चन आता है। अराइज फ्रॉम द सिक्कम, द सिक्कम ओपन इनटू कोलॉन। अब कोलॉन के कितने पार्ट होते हैं, 4, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग पार्ट, और लास्ट में सिग्मोइड, जो पहले एनसीईआरटी में नहीं था अब ऐड हो गया है। द डिसेंडिंग पार्ट ओपन इनटू द रेक्टम, जो कहां ओपन करता है, एनस, एनस ओपनिंग ऑफ रेक्टम।
अब आ जाओ, द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो चारों लेयर मैंने आज बताई हैं आपको, फॉर्म ईसोफेगस टू रेक्टम प्रोसेस 4 लेयर। कितनी लेयर बताई थी मैंने? 4 लेयर, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना एंड सीरोसा। ये चारों लेयर आपकी मैंने क्लियर करा दी, ठीक है। नाम भी दे दिया इन्होंने, सीरोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, ठीक है। चारों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। अब सिरोसा की बात कर ली, आउटर लेयर होती है। सिरोसा इज आउटर मोस्ट लेयर एंड इज मेड अप ऑफ थिन मीजोथीलियम, जो एक्चुअल में क्या है, ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है जो हर ऑर्गन के अराउंड होता है। सो इट इज कॉल्ड विसरल एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन, यानी हमारे बॉडी के विसरा में, बॉडी कैविटी में जितने भी ऑर्गन होते हैं उनके अराउंड सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की एक लेयर होती है। इसी को सिरोसा बोलते हैं, या सॉरी इसी को मीजोथीलियम बोलते हैं, जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू के मिलने से बनती है। चलो ठीक है। विद सम कनेक्टिव टिश्यू, यानी इसके अराउंड कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं, जो मैंने आउटर लेयर करके लिखा है, आउटर कनेक्टिव टिश्यू, इनर मीजोथीलियम। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी की, इन्हीं लाइन को बहुत कंसेप्चुअल खोल के समझाया है मैंने, और क्वेश्चन की फॉर्म में। मस्कुलरिस इज फॉर्म्ड बाय, भाई मस्कुलरिस किससे मिलकर बनी होती है? स्मूथ मसल्स, जिसमें मैंने बता दिया लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स होते हैं, यूजली अरेंज इन इनर, अंदर की साइड में कौन से होते हैं? सर्कुलर, और बाहर की साइड में कौन से होते हैं? जो सर्कुलर दिख रहे थे, लॉन्गिट्यूडनल। अब ये स्टमक वाली लाइन मैंने बताई थी आपको, स्टमक वाली बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इन ऑब्लिक मतलब तिरछे, एंड ऑब्लिक मसल्स लेयर मे बी प्रेजेंट इन सम रीजन। सम रीजन कहां पर? स्टमक के केस में। द सब मस्कुलर लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। समझ में आ गया? ऑब्लिक मस्कुलर लेयर मे बी प्रेजेंट इन सम रीजन। अब सम रीजन कौन सा सम रीजन है? अभी मैंने बताया वो सम रीजन कौन सा है? स्टमक के केस में द सब म्यूकोसा लेयर, अब म्यूकोसा के पीछे वाली लेयर की बात करूं, सब म्यूकोसा इज फॉर्म्ड ऑफ, भाई सब म्यूकोसा लूज कनेक्टेड टिश्यूज के मिलने से बनती है, जिसके अंदर नर्व होते हैं, जबकि म्यूकोसा में नर्व नहीं होते। एनसीईआरटी की ये लाइन डायरेक्ट आती है, ठीक है। ब्लड वेसल्स इसके अंदर होते हैं, जबकि म्यूकोसा में तो होते ही हैं, और लिम्फ वेसल्स भी यहां होते हैं, म्यूकोसा में भी होते हैं। नर्व का अंतर होता है। इन ड्यूडेनम ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा। याद हो, ड्यूडेनम की सब म्यूकोसा में कौन से ग्लैंड होते हैं? ब्रूनर्स ग्लैंड, ठीक है। तो इन ड्यूडेनम ग्लैंड्स आर आल्सो, समझ रहे हो, इन ड्यूडेनम कौन से ग्लैंड्स? ब्रूनर्स ग्लैंड। प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा। तो ब्रूनर्स ग्लैंड ड्यूडेनम की सब म्यूकोसा में मिलते हैं, बस, और कहीं नहीं मिलते। द इनर मोस्ट लाइनिंग इन द ल्यूमन, क्या बोलते हैं इसको? म्यूकोसा। दिस लेयर फॉर्म इरेगुलर फोल्ड्स, जिनको रूगे बोलते हैं इन स्टमक। स्टमक में इन फोल्ड को रूगे बोल सकते हो, बाद बाकी केस में इसको, ठीक है, विलाई टर्म यूज कर रहे हो। एंड स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग, इसको हम क्या बोलते हैं? विलाई। स्मॉल इंटेस्टाइन के केस में, स्मॉल इंटेस्टाइन साफ साफ दे रखा है, ठीक है। द सेल्स लाइनिंग द विलाई प्रोड्यूस न्यूमेरस माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं इनको? माइक्रोविलाई। ये जो पूरे कॉल्यूमिनार के अंदर मिलेंगे, जो कैसी अपीयरेंस बनाते हैं? ब्रश बॉर्डर्ड अपीयरेंस, यानी विलाई और माइक्रोविलाई दोनों मिलकर के ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस बना रहे हैं। और मेन काम क्या है? ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया नॉर्मसली, यानी बहुत ज्यादा, लगभग 600 टाइम सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हां बेटा, माल्ट भी, माल्ट का मतलब हो गया म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, माल्ट भी म्यूकोसा में होते हैं। पेयर्स पैचेस भी माल्ट ही हैं एक तरीके से, ठीक है। चलो लिख देता हूं, तो आप चीखते रहोगे सर सर माल्ट 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 माल्ट, ठीक है। और पीछे आओ, और पीछे आओ। अगर मैं म्यूकोसा की बात करता हूं तो म्यूकोसा में और क्या देखने को मिलते हैं? माल्ट, MALT, जो मैं आगे डिटेल में पढ़ाता हूं उनके बारे में, यहां तो नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम में और इम्यून सिस्टम में डिटेल में है। माल्ट का मतलब होता है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, म्यूकोसा में मिलने वाले लिम्फोइड टिश्यू, इसको माल्ट बोलते हैं। MALT, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, माल्ट,
ठीक है, पूरी बॉडी भरी पड़ी है माल्ट से, पर सबसे ज्यादा माल्ट हमारी गट की म्यूकोसा में मिलते हैं। पूरी बॉडी से कंपैरिजन करोगे मोर देन 50% माल्ट हमारी गट में ही होते हैं, जो डिटेल में मैं इम्यून सिस्टम में पढ़ाता हूं और आगे थोड़ा बहुत मैं, ठीक है, इसमें लिम्फेटिक सिस्टम में भी पढ़ाऊंगा इसको, लिम्फेटिक सिस्टम में, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है ये। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलो, विलाई आर सप्लाइड विद द नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, यानी विलाई के अंदर नेटवर्क ऑफ कैपिलरी होता है और लिम्फ वेसल्स का नेटवर्क भी होता है, जिसको हम लैक्टेल्स बोलते हैं। अभी क्लियर किया मैंने। म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गोबलेट सेल, भाई म्यूकोसल एपिथेलियम में गोबलेट सेल है, और गोबलेट सेल क्या रिलीज करते हैं, रिलीज म्यूकस, रिलीज म्यूकस। तभी तो ये म्यूकोसा की इंटरनल लाइनिंग बना रहे हैं गोबलेट सेल, ठीक है। चलो, विच सीक्रेट म्यूकस बता चुका हूं मैं आपको, दैट हेल्प इन, जो लुब्रिकेशन में हेल्प करते हैं, लुब्रिकेशन में हेल्प करते हैं, चिकना करने में। म्यूकोसा आल्सो फाउंड ग्लैंड, स्टमक के अंदर यही म्यूकोसा किसको रखती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। और क्रप्ट इन, यही म्यूकोसा से क्या बन रहे हैं, क्रप्ट बन रहे हैं, बट स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां बनते हैं क्रप्ट, ये लाइन डायरेक्टली पूछी जाती है, क्रप्ट इन बिटवीन द बेस ऑफ विलाई, बेस ऑफ विलाई इन स्मॉल इंटेस्टाइन, क्रप्ट ऑफ लिवर खून। ऑल द 4 लेयर्स शो मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बच्चों के समझ में नहीं आती। चारों लेयर के अंदर मॉडिफिकेशन देखने को मिल रहे हैं, मतलब चारों लेयर एक जैसी नहीं है। अब एनसीईआरटी की इस लाइन को समझने के लिए आपको जो बता रहा था ना, बच्चे कहते हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी, आउट ऑफ एनसीईआरटी, अगर मैं ये डायग्राम नहीं बनाऊंगा तो जो मैंने बनवाया था, जो आउट ऑफ एनसीईआरटी बोल रहे थे, तो ये लाइन समझ में आ सकती है किसी को, ये ऑल द 4 लेयर शो मॉडिफिकेशन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यानी एलिमेंट्री कैनाल के चारों जो लेयर्स हैं उनमें मॉडिफिकेशंस मिलते हैं, एक जैसी नहीं है। जैसे मानो, सबसे पहले म्यूकोसा की बात करता हूं, सबसे पहले म्यूकोसा की एपिथेलियम, अगर मैं ऊपरी लिप पार्ट की बात करता हूं ईसोफेगस की, तो यहां म्यूकोसा कैसी होती है, कैसी एपिथेलियम होती है, मल्टी लेयर एपिथेलियम होते हैं। जबकि स्टमक और इंटेस्टाइन के अंदर जो म्यूकोसा होती है, सिंगल लेयर एपिथेलियम होती है, जिसमें भी म्यूकोसा में विलाई सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं, क्रप्ट ऑफ लिवर खून स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं और नहीं मिलते। तो म्यूकोसा में वेरिफिकेशन आ गया, मतलब डिफरेंशिएशन आ गया अलग अलग पार्ट के अंदर। सब म्यूकोसा की बात करते हैं तो ब्रूनर्स ग्लैंड की ठीक है, ड्यूडेनम की सब म्यूकोसा में ब्रूनर्स ग्लैंड मिलते हैं, जबकि आगे की सब म्यूकोसा में ब्रूनर्स ग्लैंड नहीं मिलते। मॉडिफिकेशन आ गया सब म्यूकोसा में भी, ठीक है। फिर बात करते हैं मस्कुलरिस एक्सटर्ना, भाई नॉर्मल 2 टाइप के मसल्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर। पर स्टमक में एक तीसरी लेयर होती है, ऑब्लिक मसल्स, इसमें भी मॉडिफिकेशन आ गया। अब आप कहोगे सर सिरोसा में क्या मॉडिफिकेशन होता है, याद हो जब मैंने ईसोफेगस लिखाई थी तो बोला था डायफ्राम से ऊपर की सिरोसा, डायफ्राम से ऊपर की ईसोफेगस, वहां सिरोसा नहीं होती, वहां ट्यूनिका एडवेंटेसिया होती है, जबकि डायफ्राम से नीचे सिरोसा होती है। यानी आउटर लेयर में भी मॉडिफिकेशन है, कहीं सिरोसा है तो कहीं सिरोसा की जगह ट्यूनिका एडवेंटेसिया है, यानी चारों लेयर मॉडिफिकेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर मैं इतनी बातें नहीं लिखाऊं ना तो ये लाइनें आप समझ भी ना पाओ, ठीक है। जैसे कई बच्चों ने कहा तो सर आप ट्यूनिका एडवेंटेसिया लिखा रहे हो, ये तो है ही नहीं एनसीईआरटी में, तो भाई उन लोगों को समझा दूं, ठीक है। ऑल द 4 लेयर, ये लाइन आप समझ ही नहीं सकते। तो एनसीईआरटी पर पूरी पीएचडी की है मैंने, आप बिलीव करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। मेडिसिन में पीएचडी की है वो तो अलग है, पर उसके बाद मेरी लाइफ का एक ही टारगेट था, पीएचडी इन एनसीईआरटी, ठीक है। तो उसी का रिजल्ट दे रहा हूं आपको, इंडिया बेस्ट रिजल्ट, ठीक है। आज की डेट में बड़े बड़े ब्रांड्स के बच्चे सारे हम ही से पढ़ रहे हैं, ठीक है। जूलॉजी सारी यहीं से कवर कर रहे हैं, यहां तक कि इंडिया के टीचर्स जूलॉजी यहीं से कवर कर रहे हैं। तो मैं यार ठीक है, तो चीजें मिल रही हैं, सही मिल रही हैं, ठीक है। बस एक ही चीज बताइए यार, फेथ करो, विश्वास करो और बस चलने दो, बुरा नहीं होगा, ये पक्की बात है, बस यही है, बुरा नहीं होगा, पक्की बात है। ओके, लास्ट बस आज इतना ही रखेंगे, रेगुलेशन नहीं कराएंगे आज, ठीक है। अब जो लास्ट क्लास के अंदर मैंने क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, आज भी दे रहा हूं होमवर्क में, आज मैं एसेशन रीजन भी दे रहा हूं होमवर्क के अंदर, आज मैं, ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी दे रहा हूं और कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी दे रहा हूं। होमवर्क है, होमवर्क नहीं कराऊंगा मैं, पर लास्ट क्लास के क्वेश्चंस करा देता हूं। 2 फ्रेंड्स आर ईटिंग टुगेदर ऑन द, ठीक है, डाइनिंग टेबल, वन ऑफ देम सडनली स्टार्ट
कफिंग वाइल्स, ठीक है, swallowing सम फूड, जब इसको निकलता है, दिस कफिंग, खांसी क्यों आती है आपको? क्योंकि बात जानते हो ट्रैकिया को कवर करने वाला एपिग्लोटिस अगर गड़बड़ा जाए तो फूड पार्टिकल कहां चले जाएंगे? ट्रैकिया में। तो लंग्स क्या करेंगे? तुरंत कॉन्ट्रैक्ट करके उसको बाहर निकालेंगे, जिसकी वजह से खांसी आती है। अगर ट्रैकिया के अंदर कोई चीज एंटर कर जाए तो किसके इम्प्रॉपर मूवमेंट की वजह से? एपिग्लोटिस के इम्प्रॉपर मूवमेंट की वजह से। आगे चलो, व्हेन डू, ठीक है, where do certain symbiotic microorganism normally occur in human? कहां पर symbiotic microorganism होते हैं? आए वो क्वेश्चन है एम्स के अंदर, मींस के अंदर, सिक्कम के अंदर। आगे चलो, ब्रश बॉर्डर कोल्यूमिनर एपिथेलियम इज लाइनिंग ऑफ ब्रश बॉर्डर्ड ओनली स्मॉल इंटेस्टाइन, और कहीं नहीं होती ब्रश बॉर्डर एनसीईआरटी की लाइन। स्टमक हैज 3 मेजर पोर्शन, इन विच पोर्शन ऑफ स्टमक डज ईसोफेगस ओपन? ईसोफेगस कार्डियक वाले पार्ट में ओपन करती है, लास्ट क्लास में बताया था मैंने। इन इंटेस्टाइन ऑफ मैन पेयर्स पैचेस, पेयर्स पैचेस कहां मिलते हैं? ओनली स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पार्ट में पेयर्स पैचेस देखने को मिलते हैं। आगे चलो, द स्टमक स्टोर फूड फॉर 4 to 5 hours, द फूड मिक्स थॉरोली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ स्टमक बाय द मूवमेंट। क्या बोलते हैं स्टमक के मूवमेंट को? चर्निंग मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। स्टमक में कुछ पार्ट दे रखे हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें एबीसीडी पूछा है। ए कार्डियक हो गया, सॉरी ए फंडस हो गया, बी कार्डियक हो गया, ये पाइलोरस हो गया। फंडस कार्डियक पाइलोरस थर्ड आ जाएगा, थर्ड फंडक, ए फंडस, बी कार्डियक पाइलोरिक, बिल्कुल सही। इलियम इज करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, इलियम किसकी प्रेजेंस को करेक्टराइज करती है? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर। तो इलियम में क्या होते हैं? पेयर्स पैचेस एंड विलाई। तो बेटा ये तो हो गया लास्ट क्लास का होमवर्क, ठीक है। अब आज का होमवर्क आपको करके लाना है, इसको डिस्कस करेंगे अगली क्लास के अंदर। तो एक बहुत प्यारा पैटर्न जनरेट कर रहा हूं मैं, होमवर्क भी दूंगा और लास्ट होमवर्क का सॉल्यूशन भी दूंगा, ठीक है। और लेक्चर जब एंड होगा, जो भी संडे आएगा, उसमें अल्टीमेट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। बस मुझे उस सेशन का नाम चाहिए जो आप मुझे दोगे, मतलब जिसके अंदर पीवाईक्यूज होंगे, मैं बता दूं आपको, जिसके अंदर एसर्शन रीजन होंगे लगातार धुआंधार, जिसके अंदर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिसके अंदर स्पेशली मैं बात कर रहा हूं एनसीईआरटी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिसके अंदर एनसीईआरटी मैचिंग वाले 6 क्वेश्चन आते हैं, यानी पूरा बिल्कुल नीट पैटर्न पर फॉलो करेगा, जो एक मतलब आग लगाने वाला सेशन होगा, जिसमें आपको मेहनत नहीं करनी है। कई बच्चे कहेंगे सर हमारा संडे भी ले लिया, हम सेल्फ स्टडी कब करेंगे? कुछ होंगे ऐसे, ठीक है, मतलब होते हैं बच्चे हैं भाते भाते के, सर हमारा संडे भी ले लिया। अबे भाई ऐसे बच्चे सिलेक्शन नहीं लेते, बस वो ऐसी कंप्लेन करते रहते हैं। वो 1 घंटे का सेशन होगा, सिर्फ आपके रिलैक्स के लिए होगा, बस बैठना है और सेशन को एंजॉय करना है, आग लगाने वाला सेशन होगा, ठीक है, पहले बोल दे रहा हूं मैं। तो आज बेटा होमवर्क मैं दे रहा हूं, जिसमें ये आपको कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पीवाईक्यूज लिख दिया है, पर पीवाईक्यूज में नहीं मिलेंगे आपको, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, मैं दिखा भी देता हूं। ये सारे क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी है, ठीक है, एसर्शन रीजन भी है, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, गट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड है, ठीक है, कुछ मैचिंग के क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, सब उसी से रिलेटेड जो आज मैंने पढ़ाया है। तो ये होमवर्क आपका अगली क्लास का होमवर्क है, होमवर्क करके आओगे, डीपीपी प्रॉपर आप सॉल्व करोगे, ठीक है। और रिवीजन मैं कराता जा रहा हूं, एनसीईआरटी साथ साथ कराता जा रहा हूं, कुछ भी नहीं छोड़ रहा, बस फेथ करो, साथ रहो, ठीक है, और साथ साथ चलो, ठीक है। 2 काम कर रहे हैं आज आपको, उस सेशन का नाम क्या होगा बताना है आपको, ठीक है, अपने मार्क्स मुझे अपडेट करने हैं, और जितना मैं आपको करा चुका हूं, ठीक है, होमवर्क अपडेट करना है। इस होमवर्क को अगली क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।